8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। Give a big clap for meditation. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, ma'am. Thank you, जी। पूर्णिमा का असर अभी तक के है। Yes. इतना ध्यान हुआ है 3 दिन, इतना एक सज्जन सांगत्य हुआ है, तो असर तो होगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी अभी क्या है, फेस्टिवल सीजन है, सभी कुछ तो कुछ आता ही रहेगा। सो बहुत अभी ये चलता रहेगा, ये डीएमसी तक। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आज हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि पिछली बार हमने स्पिरिचुअल साइंस के लॉज जो थे उनके ऊपर बात की थी कि 6 लॉज हैं, और उसमें हमने 3 लॉज जो थे वो डिस्कस किए थे। लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉ ऑफ इनकारनेशन एंड री इनकारनेशन, एंड लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कर्म सिद्धांत, जिसके आसपास सब चीजें घूमती हैं, जिसके आसपास ह्यूमन लाइफ घूमती है। क्योंकि कर्म सिद्धांत पशु पक्षियों में नहीं है, कर्म सिद्धांत वनस्पति जगत में नहीं है, मिनरल किंगडम में नहीं है, कर्म सिद्धांत केवल मनुष्य जगत में है। और जब तक हम इसको समझ नहीं लेते तब तक हम इस चक्र में, जो कर्म सिद्धांत का ये जो लूप है, चेन है, जो इसमें बंधे रहते हैं। तो मैं आज सभी जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स बने हैं, सभी ध्यानी हैं, मास्टर्स हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर ध्यान में किसी ने अपना कोई कर्म देखा है इस लाइफ में, उसको किसी समस्या का समाधान मिला है, जिससे उसको ये पता चला कि ये कर्म था जो मेरा अभी क्लियर हो गया है, वो एनर्जी बैलेंस हो गया है, तो आप शेयर कर सकते हैं। कोई भी आपका इंसिडेंस जो ध्यान में आपको पता चला कि ये मेरा, जैसे मैंने नीता मैडम का कर्म सिद्धांत का एक जो लेक्चर सुना था, तो उसमें मैडम ने बहुत सारी चीजें बताई थी। तो नीता जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं कि आपने उसमें अपने लाइफ एक्सपीरियंस बताए थे, तो एक बार फिर रिव्यू हो जाए, क्योंकि कर्म सिद्धांत हमारे सेल्स में घुस जाए अच्छी तरह से। 3 बार ले चुकी हूँ अपने सेशन में कर्म सिद्धांत। हाँ, क्योंकि मैम मुझे भी लगता है कि जब कर्म सिद्धांत समझ लेंगे तो लोग भगवान से नहीं, अपने कर्मों से डरेंगे, एक एक चीज के लिए केयरफुल हो जाएंगे, हमारे सोच पे, हमारे वर्ड्स पे, हमारे एक्शन पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं डायबिटीज के कारण जब मेडिटेशन में आई थी, और उसी समय मैंने ओशो को सुनना शुरू किया था। तो ओशो की मैं एस धमो सनातनो रोज सुनती थी। तो भगवान बुद्ध का पहला ही सूत्र में ही स्टार्ट हो जाता है कि हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लो। अगर आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज, कोई भी दुख है, तो अपने जीवन के पन्नों को पलटाओ और देखो कि कहाँ पर चूक हुई है। और यदि तुम्हें याद नहीं आता है और समझ में नहीं आता है, तो हो सकता है वो पास्ट लाइफ का हो। और हम लोग इतने चतुर होते हैं कि हर चीज को हम लोग पास्ट लाइफ पे फेंक देते हैं। सब, मतलब नीता सोचेगी कि नीता की लाइफ बेस्ट है, मैं तो बिल्कुल सीधी सादी हूँ, मैं तो किसी को कुछ कहती ही नहीं हूँ, बल्कि 10 बातें सुन के आ जाती हूँ। वो सबका यही परसेप्शन रहता है अपने लिए। ये वर्तमान जीवन हमारा बेस्ट है, सबसे साधुवाद वाली जीवन हम लोग जी रहे हैं। तो जब मैंने बुद्धा को सुना, तो मैं आराम से फुर्सत से बैठ के कॉपी पेन लेके बैठ गई थी कि मैंने कहाँ कहाँ गलती करी। तो मैंने तो इतनी गलतियां की थी, क्योंकि उनके मन के ऊपर, उनकी वाणी के ऊपर पूरे सूत्र हैं।
मैम पूरा उन्होंने मन से ही तो आत्मा तक के पाए हैं ना, कि मन को निर्विचार करके ही आत्मा को पाएंगे। तो मुझे तो लगा कि मेरे पिछले जन्म के नहीं, इसी जन्म के कर्म हैं, क्योंकि मुझे तो रिवेंज लेने की ये आदत थी। और मैं तो एक बातें सुनती थी तो 10 बातें जब तक के नहीं सुना दूं, चाहे वो 4 दिन लगे चाहे 6 दिन लगे, मैं तो सोती नहीं थी। वो जो 6 दिन का एंगर या 1 हफ्ते का एंगर मेरे अंदर था, वो मेरी ही तो सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो जो एक्जिमा था वो मेरी ही निगेटिविटी के कारण था, जो नर्व कंप्रेशन था वो भी मेरी निगेटिविटी के कारण था, और जो डायबिटीज हुई थी, जो स्ट्रेस ले रही थी पूरे टाइम अपने इनसिक्योरिटी को देख करके कि मेरे पति का बिजनेस अच्छा चलेगा कि नहीं, मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा कि नहीं, ये तो पूरे टाइम हम ओवर थिंकिंग करते हैं और नेगेटिव इमोशन भी उसमें सबसे ज्यादा रहते हैं। तो मुझे लगा ये तीनों बीमारियां तो मैंने खुद इसी जन्म के लिए पैदा करी है, ये मेरे प्रारब्ध नहीं थे, ये मेरे इसी जन्म में मैंने किए हैं। होंगे मेरे प्रारब्ध भी बहुत, क्योंकि मुझे काफी कम से कम नहीं करके 12 to 13 years तक के हम लोग फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस में थे, तो वो मेरा प्रारब्ध था। पर ये जो बीमारियां थी वो तो मेरी खुद की उपजाई हुई थी इसी जन्म में। तो वही है कि हम हमेशा अपने इस जीवन को भी पलट के देखें। देखिए बचपन में तो जब अबोध रहते हैं, हम किसी कीड़े को मार लेते हैं या किसी पेड़ को हानि पहुंचाते हैं, तब भी वो कर्मा रहता है, पर उसकी इंटेंसिटी कम रहती है। पर जब हम बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तब हम जानबूझ के जो गलत काम करते हैं उसकी तो इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी। तो मैंने जो इतने सालों तक के काम किए थे, तो 3 बीमारियां तो मेरी खुद की पैदा की हुई थी, और हीलर भी मैं ही थी, तो हीलिंग भी मैंने कर लिया। तो ये मैंने कर्म सिद्धांत मैंने देखा। और अभी भी जैसे मैम, अगर मैं किसी के लिए थोड़ा नेगेटिव बात कर लेती हूँ या कुछ हो जाता है, मुझे मेरे मास्टर मुझे तुरंत कमर दर्द दे देते हैं विद इन 2-3 hours या 2 days के अंदर। मेरे घर में कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें हो जाती है, कुछ चीज जल जाती है या कुछ और, मतलब समथिंग जो वियर्ड लगता है कि एकदम अचानक से कैसे हो गया, तो मैं समझ जाती हूँ मास्टर बता रहे हैं कि बेटा ये क्रिया मना है, तुम बहुत नेगेटिव हो रहे थे। क्योंकि मैम अभी हम अरिहंत नहीं बने हैं, कभी कभी हम भी थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं कुछ घंटों के लिए। तो फ्रेंड्स यही था मेरा कर्मा का। और प्रारब्ध तो मेरे काफी चले थे और खत्म हो गए मेरे ख्याल से अब प्रारब्ध। अब मेरे लाइफ में सिर्फ ब्लेसिंग्स 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 है, पत्री सर और सब आप लोगों के प्यार के कारण। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। और सबसे जो अभी प्रेजेंट में हम जो करते हैं, पीछे तो कर आए हैं ना, उसको तो अभी जो है वो लेना ही है ना। जो एनर्जी रिलीज करके आ गए हैं वो प्रलब्ध बन के वापस आना ही आना है। उसको हम उसकी इंटेंसिटी को ध्यान से, समझदारी से और अपने विचारों को ठीक रख के उसको बदल सकते हैं। अगर मान लो कि कोई कर्म का मुझे भोग रही हूँ, कोई ऐसा रिलेशनशिप मेरे सामने आ गया है जो दिन रात मैं उसमें उलझी हुई हूँ, मैं नहीं निकल पा रही हूँ, तो मैं अगर उस रिलेशनशिप को लेकर अगर मैं नेगेटिव बातें नहीं करती हूँ, चुपचाप से इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि जो दिया है वो वापस आया है, तो ये तो मुझे लेना ही है, अब मैं नया नहीं क्रिएट करती हूँ, तो मेरा वो इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। समझ आने से वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव बातें करती हूँ उस व्यक्ति के बारे में, जाके 10 लोगों को बताती हूँ मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, तो वो मैं नया एपिसोड लिख रही हूँ, अभी नया कर्मा क्रिएट कर रही हूँ। तो उससे क्या होगा कि फिर उस अगले जन्म में उसी के साथ फिर बैलेंस करने आना पड़ेगा। तो क्या आप आना चाहते हैं बार बार उन्हीं के साथ की जिनसे आपको लग रहा है कि इससे छुटकारा हो जाए? तो ज्यादा जो कर्म हम क्रिएट करते हैं ना, वो छोटी छोटी चीजों में उलझ कर करते हैं। जैसे हमारे घर में मेड है, ड्राइवर है, जो हम जिनको एक डुअलिटी में, एक हीन भावना से, एक नीची नजर से देखते हैं, तो हम उनको हम इंसानियत के नाते हमें जो हमें अपने लिए चाहिए उतना भी नहीं सोचते हैं हम उनके लिए, तो हम वो कर्म क्रिएट कर लेते हैं। अभी बहुत सारे लोग बहुत सारे सेशंस में पूछते हैं कि मैडम मेड बहुत परेशान करती है, क्या वो भी कर्मा है? या कई लोगों को इतनी अच्छी मेड मिल जाती है, उनकी पूरी लाइफ बहुत बढ़िया चलती रहती है, और कुछ लोग सारे जिंदगी इसी बात से स्ट्रगल करते रहते हैं कि मेड चली गई, मेड तंग करती है। तो कहीं ना कहीं जो दिया है वही वापस आ रहा है, उस आत्मा को जो एनर्जी दी है वो वापस मिल रही है आपको। तो अभी हमारे साथ वसंता मैम जुड़ी हुई हैं, तो अरे एक बार वाह, उनको अनम्यूट करेंगे।
वाह, मैंने देखा ही नहीं अभी तक के। वेलकम मैम, वेलकम, कहाँ हो आप? ओ अनम्यूट कर रही, करिए मैम, मैम अनम्यूट करिए। और एक चीज है, अभी आपको ये दिख रहा है ना कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत सॉफ्टली स्पोकन हूँ, गुस्सा नहीं है मेरे अंदर, मैं तो इतने प्यार से, इतना पेशेंस से सबसे बात करती हूँ। तो ये पक्की बात है कि इसका अपोजिट पर्सनैलिटी मेरा था। मैं लेसन सीख के आई हूँ, इसीलिए मैं ऐसे चल रही हूँ, क्योंकि वो मैंने सीख लिया है पिछले जन्म में कि ये ऐसा नहीं करना है। तो कंट्रास्ट पर्सनैलिटी होती है हमारी, जो ज्यादा स्वीट होता है ना वो पीछे उतना ही कड़वा होता है। तो वो लेसन सीखने के बाद में हम फिर जो नया लेसन सीखने के लिए क्वालिटीज चाहिए वो क्वालिटीज लेकर आते हैं। तो कभी भी, इसीलिए अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। पर्दे के पीछे क्या है ये कोई नहीं जानता। तो आज हम थोड़ा पर्दा हटाकर देखेंगे कि पर्दे के पीछे हम कर्मा क्रिएट करते कैसे हैं। सो वेलकम मैम, वसंता मैम। बसंता मैम, ध्यान छत्तीसगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप आते हो तो पूरा गुलजार हो जाता है हमारा ध्यान छत्तीसगढ़। मैम आवाज नहीं आ रही है, फिर अनम्यूट, अनम्यूट करिए ना मैम। हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी आया करिए ना, आप इतना इतना टाइम लगा के आती है और सिर्फ जस्सी मैम के ही सेशन में आती है, ऐसे गलत बात है। आएंगे मैडम। आज भी रिक्वेस्ट करके बुलाया है। नहीं नहीं मैम, और बहुत बहुत बधाइयाँ, इतना अच्छा इवेंट हुआ ऋषिकेश का, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो और सब लोग, जितने लोग अभी पार्टिसिपेट किया वो सब नेक्स्ट ईयर इज कमिंग टू ऋषिकेश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है मैडम, जो भी हाँ काम करे तो उसका कुछ एक्सपेक्टेशन होता है। सब लोग देख लिया अभी उसको, हाँ नए बंदे सब आ जाएंगे ऋषिकेश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आते, अगर होता, अगर इस बार भी तो काफी लोग आते, पर अलेख्या और उनकी टीम ने तो भैया हैट्स ऑफ, बहुत बहुत अच्छा काम किया। तो थैंक यू मैम। यस मैम। तो मैडम अभी बताई थी जो चेहरे के पीछे जो छुपा हुआ, तो और एक चेहरा था, मैं पिछले जन्म में थी, वो पता चला बाद में। सो वॉट एवर वी आर लिविंग टूडे इज बिकॉज ऑफ अवर पास्ट लाइफ। जो अच्छा किया अच्छा आएगा, बुरा किया बुरा आएगा। तो मेरा ध्यान में आने से पहले तक मेड्स का बहुत लग्जरी था मेरे लिए, बहुत ऐसी सेवा करती थी मुझे, तो मैंने आई गॉट एवरीथिंग इन लाइफ। तब तक ध्यान में आई, तब से शुरू हुआ। जब भी पत्री सर आना, डेट डिक्लेयर करना, मेड चली जाती। तो सब लोग बोलते हैं ना ध्यान में करने को ये आता है वो आता है होता है, समझ नहीं आता मुझे। और मेरा कुछ टांग में कुछ लग जाना, और बहुत मैंने ज्यादा देर मैं चल नहीं पाऊँ, ये सब चीजें, मेड नहीं होना, ये नहीं होना। एंड उस टाइम पे इतना मदद करने के लिए भी कोई नहीं आते थे किचन में ना, सब नए नए थे उस टाइम पे। तो खाना बनाना इतने लोग थे, इससे मुझे लगता था कि ये मेरा अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है, समझ नहीं आ रहा था। तो लोग अलग से बोलते थे ये सब चीजें, और मेरा हर चीज उस टाइम पे जब सर आते हैं उल्टा पड़ता था। तो मैंने कभी नहीं बोलती थी ना चीजें, शुरुआत से मुझे नहीं था कि मैं दूसरों के साथ शेयर करूं, अंदर ही अंदर मंथन चलता था कि मैं, ये तो पक्का था कि कुछ तो गड़बड़ कर्मा चल रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि सर इतने महान पुरुष आ रहे, ये सब चीजें मेरे साथ कैसे हो सकता है। तब कहीं से बुक पढ़ा, कहीं से पता चला कि जब गुरु आता है, जब आपके अंदर ये सब चीजें हो रहे हैं, तो कर्मा फास्टली कट जाता है। वो बात तो बहुत अच्छी लगी मुझे, सेंस भी लगा डेफिनेटली यही तो कुछ हो रहा होगा मेरे। देन एक्सेप्ट करना शुरू किया, पहले तो एक्सेप्टेंस आया। तो ये मेड का चक्कर जब से वो कंटिन्यू चलता रहा है, 12-13 साल से शुरू हो गया मेरा मेड का प्रॉब्लम। इतना प्रॉब्लम माने हर एक मौके पे सही टाइम पे चले। तो उसके साथ ही एक बार मेरी छोटी बेटी है, कभी मुझे मदद नहीं करती थी किसी चीज में। मैंने कभी घर पे ना इतने लोग आते हैं करते, उसको लगता ही नहीं है मुझे हेल्प करना है। मैं भी कभी बोली नहीं उसको हेल्प करना है। बट जब सर आते हैं, ज्यादा लोग आने के बाद मुझे कहीं कहीं लगता था जब सब लोग जाने के बाद कुछ तो मदद करे यार ये मेरे लिए। तो उसको भी बहुत टाइम के बाद, आई थिंक बहुत 1 साल 2 साल के बाद उसको लगा कि मैं, उसके अंदर से लग रहा है कि मैं क्यों हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। मैंने अंदर से ये एक नेचुरल चीज है, दट्टू लड़की को अंदर से आना चाहिए कि मुझे मदद करना है मदर का, ये बाहर कुछ अलग काम नहीं कर रही हो, मदद करना है। देन उसके ही अंदर से आया कि मैं चेक करूं ये क्या चीज है करके, ध्यान में बैठ गया। तो मेरा पास्ट लाइफ, हम दोनों का एक पास्ट लाइफ दिखा।
कि मैं उस टाइम पे जमींदार नहीं थी, मेरा बहुत सारे मेट्स ये सब थे। वो मेरे वन ऑफ द मेट्स वो थी। And बहुत मैं इतनी राक्षस थी, इतना लोगों ने सबको सताया, ये सब किया। तो उसके अंदर ये फीड है कि ये मुझे हेल्प नहीं करना। मैंने क्या क्या किया होगा वो सब उसको ध्यान नहीं था। तब मुझे पता चला ये क्यों नहीं हेल्प करना चाहती। वो कैसा एनर्जी था उस टाइम पे कि उसको छोड़ दो, जब जो काम करने था, जब वो काम के टाइम पे आता है शी इज टू सी मी इन अ डिफरेंट वे। वो एनर्जी आ जाती थी उसको, तो हेल्प नहीं कर पाती थी। तो ये जो बोली है वो बोली, तब मुझे समझ आया भाई इस जन्म में मैं ऐसे लेकर आई हूँ। मेरा सब फ्रेंड्स मेट्स बोलो, ये रद्दी वाला बोलो, ये सब ना हाय मैडम विश करते रहते हैं। सुबह उठ के अजीब सा लगता था, रोड के ऊपर जाते रद्दी वाला विश क्या करना, ये मेट्स मैंने मैडम कैसे है ना, एक अनयूजुअल वेलकमिंग होता है रोड के ऊपर। सब मैं क्लियरिंग करने के लिए इस जन्म में आई हूँ। आई हैव बिकम ए फ्रेंड टू देम। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अभी पता है जन्म परंपरा में इस जन्म में आप ये हो, पिछले जन्म में आप क्या थे, क्या एक्सपीरियंस करने के लिए वो आया था। मेड मेड नहीं है कि वो जन्म में वो मेड के लिए नहीं आए, वो कुछ एक्सपीरियंस के लिए आई। ऐसा नहीं कि जीवन भर वो मैंने जन्मों जन्मों तो मेड रहेगी, ऐसा नहीं है। सो जब ये जन्म परंपरा अगर हम समझ में आए, शी इज जस्ट प्लेइंग हर रोल, इस जन्म में खाली वो रोल प्ले करने आई है, तब आप उसको इक्वल की तरह देखते हो। तो ये जब ये समझ में आ गया, क्योंकि ब्राह्मण हमारे कम्युनिटी में बहुत ज्यादा माने परे होता है, मेड्स के साथ इसके साथ ना अलग से बर्ताव करते हैं। ये मुझे मेरा हट गया बहुत, ये जन्म परंपरा जानने के बाद कि नो वन इज, बिकॉज हमारे घर पे ड्राइवर भी रहता है, इज नॉट अ ड्राइवर, ही इज अवर फैमिली मेंबर नाउ। सो साथ में खाते हैं, साथ में करते हैं, ये सब चीजें धीरे धीरे बुक्स पढ़ते हुए ध्यान के साथ। एंड एवरी मोमेंट यू नो द कर्म सिद्धांत, यू आर क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी। जब भी जॉब दे रहे, अब मेड्स को कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो झूठा खाना दे देते हैं, जो नहीं खाते हैं वो फूटने वाला चीज उनको दे देते हैं। सी व्हाट यू आर गिविंग, you don't know the consequences, you may not face in this janma, definitely you are getting back in some time। जब आपको वो मिलता है, कोई आपको वो देता है, बहुत तकलीफ होती है। तो कॉन्शियसली नॉट टू डू ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि अभी हमें पता है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं है जो कांड किया वो चल गया। अब जब पता होने के बाद कर्म सिद्धांत, यू शुड बी वेरी वेरी अवेयर इन एवरी स्टेप। जस्ट इक्वल ट्रीट करे सबको, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, हम सब एक ही हैं। वो भी वो रोल प्ले कर रहा है, बट द मोमेंट यू थिंक इट इज जस्ट प्लेइंग ए रोल इन ए मूवी, अभी सब एक ही है ना, साथ मिलके खाना खाते हैं, साथ मिलके सब काम करते हैं, तो अलग कहाँ हो। तो ये मेरा बहुत बड़ा लेसन था। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, हाउ वी गेट द कर्मा, जन्मा जन्मा से लेके आते हैं। मैं मदर इन लॉ के साथ भी क्लियर हुआ इस लॉकडाउन के समय में ही। हमारा जब से शादी हुआ है, शादी से पहले से शुरू था मेरा मदर इन लॉ के साथ। वो हम देखने के लिए गए थी, सब लोग आए थे मुझे देखने के लिए, बट वो नहीं आई, मदर इन लॉ नहीं आए थे मुझे देखने के लिए। बट शादी फिक्स हो गया, फाइनली फिक्स हो गया। फिक्स होने के बाद मैंने उसको देखी नहीं, तो लोगों ने बताया कि जाके देखना चाहिए तुम्हें। तो मैं और मैं फादर चले गए विशाखापट्टनम मदर इन लॉ को देखने के लिए। जब वो देखे, वो आंखों से आंखों मिले, उस टाइम पे दैट्स इट, आई केम टू नो एट दैट। ध्यान की भी जरूरत नहीं है हमें, वो सोल कनेक्शन ऐसा होता है। मुझे पता चल गया ये मुझे, शी हेट्स मी, वो एक ही वर्ड निकला मुंह से, शी हेट्स मी। मैं फादर को बताया, डैडी जो भी है फिक्स हो गया था शादी, मैंने बोला डैडी कैंसिल कर दो, शी हेट्स मी। वो हंसने लगे कि बोलते हेट क्या वर्ड होता है, इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहे हो, अभी तो देखा है तुमने, उनको हेट क्या होता है। मुझे अंदर से लग गया एंड बहुत उदास हो गई, इतनी उदास हो गई कि मुझे लग गया मेरा पिक्चर दिख रहा था फ्यूचर क्या होने वाला है। एंड इट इज अ वेरी वेरी पेनफुल जर्नी फॉर मी, क्योंकि एक एक मोमेंट जो मैंने उसको दिया है, मदर इन लॉ का दिया पिछले जन्मों में, एक फियर दिया था उसको। वो फियर ऐसे, जिस दिन से शादी हुए तब से मेरा जर्नी शुरू हुआ, उसको देखते ही मुझे डर, इतना डर कि एक ह्यूमन को देखते डर आना, डर फील करना, इट्स अ वेरी डिस्गस्टिंग फीलिंग देखा जाए तो। क्योंकि अगर जंगली जानवर को देख के लगे या कुछ और चीज को देख के लगे, समझ में आता है, एक ह्यूमन को देख डर लगना। एंड आई लिव्ड विद दैट फियर फॉर 30 years। जो सब कुछ था मेरे पास, सब कुछ सही था, हस्बैंड सपोर्टिव, बच्चे सब कुछ थे मेरे लाइफ में, एक कमी ऐसा जो मैंने दिया उसको, वो चलता गया चलता गया 29 years तक। ऐसा कुछ भी नहीं बोलती थी, ऐसा स्ट्रांगली ऐसा कुछ भी नहीं, ओनली द एनर्जी। हम हीट वेव ऐसा हो जाता दैट मैं इतना लो हो जाती थी, उसके सामने आती हूँ वो पूरा एनर्जी ड्रेन हो जाता।
एंड दिस गोइंग ऑन फॉर 30 years. व्हेन लॉकडाउन में क्लियरिंग का सेशन आया था हमारा, सो शी herself called me, called her son, बोले कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ. अभी पुट्टमर्ती में रहती थी वो, तब तक अकेली रहती थी फादर इन लॉ के डेथ के बाद भी. वो बोले मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ. तो मेरा हो गया, मैं सही थोड़ा, मेरा लास्ट डे स्टेजेस है इसीलिए वो आ रही है. मैं देख लूं, जी लूं. वो 10 दिन था मेरे पास. जब सर भी आए थे, देन आई थॉट फुल्ली आई लिव माई सेल्फ सो दैट अभी चली जाऊंगी तो कोई बात नहीं. तो सर चले गए थे वहां से ऋषिकेश के बाद, तो वो आ गए 1 महीना रहने के लिए. फर्स्ट वो 1 month इज द माने पल पल मरना जो था वो मेरा, मैं ही जानती हूँ कैसे गुजर रही थी. इट वॉज इंटेंस हो रहा था दोनों के बीच का जो है ना, मुंह से नहीं, कुछ भी नहीं. दैट एनर्जी, दैट फियर आई वाज फीलिंग इतना इंटेंस था. बट आई थिंक एग्जैक्टली 28th-29th डे मुझे जब अंदर से लगा उसके प्रति एक कंपैशन जाग उठा मुझे. जस्ट आई वाज लुकिंग इनटू हर आईज वन डे, वो ऐसे ही बैठी हुई थी, जस्ट देखा कि क्यों डर लगता है उससे, मैं चेक करो क्या होता है उसको देखने से मुझे करके. पहली बार अंदर से एक फीलिंग आई, मैं देख लूं उसको पूरी तरह से, क्योंकि आई नेवर लुक्ड इनटू हर आईज टिल नाउ. इतने सालों में कभी ऐसा मैं आंखों में आंखें मिला के नहीं की देखती थी. मैं देखूं उसको, देखा तो शी इज जस्ट लाइक मी, मेरी फ्रेंड है. मुझे खड़ा करने के लिए, मुझे मैंने मैं आगे बढ़ूं, मुझे हिम्मत आ जाए ये सब खड़े करने के लिए. शी इज अ फ्रेंड हु हैज कम फ्रॉम द अदर वर्ल्ड करके. जब ये फीलिंग आया अंदर से, एक अंदर से एक तार कट हो गया, जो एनर्जी का जो ब्लॉक था अभी तक वो रिलीज हो गया. आई वॉज फ्री. दैट फ्रीडम का एहसास आप देख रहे हो. अब जो मैं बात कर रही हूँ पिछले 4-5 महीनों से, टिल देन आई वाज क्लोज्ड फ्रॉम इनसाइड. कोई किसी ने नहीं किया मुझे. तब मुझे पता चला कि कर्मा कितना स्ट्रांग होता है, कितना स्ट्रांग कर्मा से हम जो जब करते हैं हमें पता नहीं चलता. जो दिया है वही वापस आएगा. वॉट एवर यू आर गिविंग, इफ यू आर गिविंग गुड यू विल गेट बैक. इफ यू आर गिविंग बैड, इक्वली उतना इंटेंसिटी के साथ आपके पास आता है. And it is a very very sensitive matter to understand each and every, because women do more without knowing. बहुत कर्मा बच्चों के साथ भी कर लेते हैं, हस्बैंड के साथ भी बोलो, मेट्स के साथ बोलो. we tend to do more karma, create more karma for ourselves. So दूसरों का भी रेस्पेक्ट करें. प्रत्येक जो मेड हो, जो भी हो, ड्राइवर हो, give him the same respect as we give it to ourselves. It is very very important. अदरवाइज स्ट्रॉन्ग लेसन, सी एक ही है, एक ही चीज है, भुगतना ही पड़ेगा. वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू विल गेट बैक इन द सेम पैकेज. आपके पास मिल जाएगा, आपको भुगतना ही. सो दीज आर द मेजर लेसन्स फॉर मी वेयर आई हैव डन. सो आई एम वेरी वेरी केयरफुल नाउ. केयरफुल इन द सेंस जॉय के साथ. यस, इफ आई नो दैट दिस इज व्हाट इज रॉन्ग, यू शुड नॉट डू दैट शिट. आपको अच्छा लगे ना लगे, बुराई नहीं करना बस, किसी चीज का भी, किसी के प्रति भी, वर्ड्स के साथ भी, एक्शन के साथ भी नहीं करना है. दैट इज लर्नड अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेसन इन दिस लाइफ टाइम. थैंक यू मैडम. थैंक यू मैम. थैंक यू वसंता मैम. अभी तक के मेड का वो क्लियर नहीं हुआ, अभी भी सर आ रहे हैं तो जा रही है वो? हो गया क्लियर ना, उसके बाद हो गया. अच्छा, उसके बाद हो गया. मैं पहले इन्फॉर्म करती हूँ. चला 3-4 साल चला, बहुत तगड़ा. मैंने हेल्थ इश्यू भी आता था मुझे. जब सर आते हैं तो कुछ ना कुछ वेरी सीरियस, जनरली नहीं होता मुझे ऐसा, हेल्थ इश्यूज नहीं है मेरे पास. जब सर आते हैं होता था, तब मुझे पता चला कि आई एम फास्टर रिकवरी के लिए. तो सब चीजें होते हैं. सो एवरीथिंग नाउ आने के बाद, ध्यान में आने के बाद पता चले एवरीथिंग इज पॉजिटिव, नथिंग इज नेगेटिव. एवरीथिंग यू आर क्लियरिंग ऑल द बैगेज है. कैसे चूज करते हैं अपने आप को. कुछ लोग एक ही जन्म में पूरा फिनिश करके एक ही टाइम पे. सो आई हैव चूजन दैट व्हेन सर आते हैं मैक्सिमम क्लियर कर लेते. सर की ऊर्जा तो अद्भुत है. सर की ऊर्जा के साथ फट फिनिश करो. वेरी गुड. चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका सुन के. मदर इन लॉ का तो हम लोग जान रहे थे, इनका भी सुन के बहुत अच्छा लगा मेड का. पर वसंता मैम, मुझे अभी तक के मेड का कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ है. शायद मेरा वो क्लियर हो गया होगा. और मैम ये जो आपने बोले ना कि जो झूठा खाना देते हैं, बासी रखा हुआ देते हैं, मैं इतनी अच्छी फैमिलीज लोग क्या देखती हूँ और मुझे रोना आता है कि बाहर वो लाखों रुपए की पार्टीज करते हैं
और 3 दिन का बचा हुआ खाना भाइयों को और अपने ड्राइवर्स को देते हैं, तो आश्चर्य तो लगता है। डोंट वरी मैडम, व्हाट यू गिव यू विल गेट बैक। वो पैकेज, वो कुरियर तैयार हो रहा है, वो कुरियर बन रहा है वहां नहीं पर। तो मैम वो पैकिंग तैयार चल हो रहा है, रही है। परंतु किसी को बताओ तो समझ में नहीं आता है ना हर एक को। समझ नहीं वही आएगा। बात, इसीलिए मैडम को बुलाया ना, कि जिसने भोगा है वो आके बताए। बिल्कुल और बिल्कुल। एक बेस्ट थिंग क्या करते हैं, चाय में मैंने देखा कुछ हमारे फ्रेंड्स को, जब चाय बनाते हैं, हमने चाय पी लिया, वो हाँ। बचा हुआ हाँ 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 हाँ, के साथ चाय, बिल्कुल। वो दैट इज माने अनइमेजिनेबल। हाँ, आप कैसे दे सकते हो किसी को? वो जो चाय पत्ती रख देते हैं ना, रख के फिर उसमें पानी डाल के उसको पिला। मैम अब मैं क्या बोलूं, मेरे इन लॉज क्या होता था ये, और मैं अगेंस्ट होती थी कि वो जहर बन जाती है वो टी लीव्स। और मेरे यहाँ अभी भी है कि मेरी बाई लोग खुद चाय बनाती हैं, खुद दूध डालती हैं, और मैं सब्जी भी कभी निकाल के नहीं देती कि खुद लो तुम्हारी को जितना मन हो। मतलब वो मेरा लेसन पूरा हो गया, और मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत सिखा दिया है। तो मुझे लगता है उन लोग तो पहला डिजर्व करती है हमारे घर में खाने का, जो इतनी सेवा कर रही है हमारी। तो सर को वाकई। देख के पता चलता है मैडम, सर फर्स्ट जो भी आता है ड्राइवर्स इन सबको बिठा के खाना खिलाते हैं, क्योंकि पहले आप लोग खाओ। हाँ हाँ हाँ, चलिए बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मैंने भी देखा है वो। तो कोई देखा बात नहीं, है। जो भी कर रहा है वो चिंता मत करे। आपने कुरियर वाले को बुलाया है कि ये पैकिंग कर दो, तो वो पैकिंग आपके पास आने ही वाली है, देर सवेर आ ही जाएगी। तो आप क्या चाहते हो, ऐसा एक स्टोरी भी है। राजा अजय हुए हैं, वो एक साधु भिक्षा लेने आया था। उस टाइम वो घोड़ों के तबेले में थे, तो उनको गुस्सा आया कि कुछ करते धरते हैं नहीं, आ जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। तो उन्होंने वो जो था ना घोड़े की लीद, क्योंकि उस टाइम वो तबेले में थे, उठा के वो साधु को दे दी, और साधु को दे दी। साधु तो बहुत पहुंचा हुआ था, वो लेकर चला गया। तो बाद में राजा को बहुत दुख हुआ, जब होश आई कि मैंने ये क्या किया है। तो वो क्षमा मांगने उनकी कुटिया में गए, जहां पर वो रहते थे। गए तो वहां पर एक लीद का पहाड़ बना हुआ था। तो राजा बड़ा हैरान हो गया कि साधु की कुटिया के बाहर इतनी लीद। तो उसने पूछा कि ये क्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि आपकी कुटिया के बाहर इतनी लीद क्यों। तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एक राजा ने भिक्षा दी थी, तो उसका कुरियर तैयार हो रहा है। क्योंकि जो आप देते हो वो कई गुना बढ़ जाता है, बट इट हैज एन कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, इट हैज ए लॉ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसीलिए आप जो कुरियर रिसीव नहीं करना चाहते, तो वो उसको डिलीवरी बॉय को दे ही मत, वो तैयार ही मत करें कुरियर। तो ये शुरू से होता आ रहा है। तो मेरी दादी जो थी वो हमेशा ये कहती थी कि कभी भी किचन में 2 हाथ नहीं रखने चाहिए। जैसे पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी ना, तो क्या करते, मेरा बेटा आया थोड़ा 2 चम्मच घी डाल दो, अभी जेठानी का बेटा आया तो ऐसे ही दे दो, दरानी का बेटा आया तो ऐसे ही दे दो, मेरे बच्चे आए तो 2 चम्मच घी एक्स्ट्रा डाल दो, थोड़ा दूध एक्स्ट्रा डाल दो। ये चलता था घरों में। उस टाइम पे इतनी गरीबी भी होती थी कुछ घरों में, जैसे हमारा घर था तो बिल्कुल एक पैसा मतलब बहुत गिन गिन के जैसा होता है ना, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली, और फादर की सर्विस थी, और जैसे दादी थी दादाजी थे, तो मतलब पैसा नहीं था, बहुत लिमिटेड चीजें होती थी। तो एक बार मैं शक्करकंदी दादी को बहुत पसंद थी, वो तो क्योंकि 3rd आई मास्टर थी और मैं 10th क्लास में थी, और मुझे लगता था कि चलो दादी के पसंद की चीज लेके जाऊंगी, खुश हो जाएगी तो आशीर्वाद देगी। तो उसको शक्करकंदी बहुत पसंद थी। और हमारी फैमिली बहुत बड़ी थी, ज्वाइंट फैमिली, चाचियां थी 3, उनके बच्चे थे सब, तो 10-12 तो बच्चे ही थे सब। तो मैं ना ट्यूशन पढ़ के गई और मैंने शक्करकंदी 10 रुपए की ली होगी, लेके मैंने बैग में डाली कि जाके दादी को दूंगी। जब घर गई तो दादी के साथ तो सारे कथा वथा सुनने के लिए सब बच्चे बैठे हुए थे। अब वो कथा खत्म हो, बच्चे जाए तो मैं शक्करकंदी निकाल। तो करते 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 सत्संग बहुत होता था हमारे घर में, और सबको पता था दादी का। तो सब बच्चे उस टाइम बहुत छोटे छोटे होते थे सब ना, सब बैठ जाते थे, आज गुरुद्वारे से क्या सुन के आए हो, आज आपने क्या देखा, ये सब पूछते रहते। करते करते 11 बज गए, और मैं दादी के रूम में सोती थी। तो जब लाइट वाइट बंद हुई तो मैंने वो शक्करकंदी निकाली। तो मैंने बोला आपको बहुत पसंद है तो आप ये शक्करकंदी खा लो। मैंने पहले इसलिए नहीं निकाली कि हिस्से ही नहीं आएगी, इतनी सी शक्करकंदी है, वो इतने लोगों में कहाँ से हिस्से आएगी।
तो उन्होंने मुझे कहा कभी भूल से भी ऐसा मत करना आज के बाद, और मैं नहीं खाऊंगी, जो चीज बांट कर नहीं खा सकते हैं मैं नहीं खाऊंगी। तो उस दिन से फिर मैंने ये सबक सीखा कि तब उन्होंने ये समझाया कि लेडीज के लिए किचन में कभी भी दो हाथ नहीं रखना कि ये मेरा अपना है ये बेगाना है कभी, और जो चीज आप खुद नहीं खा सकते हो कभी भी मेड को नहीं देना, ड्राइवर को नहीं देना, या चौकीदार को नहीं देना। अगर आपने देना है, बच गया है, जब ताजा है तभी किसी को दे दो। तो वो चीजें बचपन से सीख ली थी। तो इसीलिए ये छोटी छोटी बातों में हम बहुत पैकेट बना लेते हैं कुरियर, जो फिर नेक्स्ट लाइफ में डिलीवर होते हैं। तो इसीलिए हम अभी अवेयर हो गए हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो पैकेट ना बनाएं। और हमारे साथ रेनू अग्रवाल मैडम जुड़ी हुई हैं। मैम रवि कौर कुछ कहना चाहती हैं, उनसे पहले बात कर ले, वो हैंड रेज की हाँ, थी। उनसे कर लीजिए, फिर रेनू मैडम बताएंगी कौन सा कुरियर डिलीवर हुआ है उनको। अच्छा, हाँ रवि जी। हाँ जी, सबको मेरी बहुत 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 प्यारी सी नमस्कार। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग बहने हो जो अपने अपने कमरे में बैठ के या कुर्सी पे बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे हो, और छोटी छोटी बातें शिक्षा बहुत मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि कोई मेरे को उपदेश दे रहा हो, कोई मास्टर बैठा उपदेश दे रहा। तो जो छोटी छोटी चीजें हर बार ऐसा होता है, और वो छोटी छोटी चीजें मेरी जिंदगी के अंदर चली जाती हैं। सच में आप आई थिंक आप में कोई भाभी भी है, कोई ननद भी है, मेरे को कुछ नहीं पता कि कैसा रहता, पर ऑल टुगेदर आपकी बातें, छोटी छोटी सी बातें, जो घरों की बातें भी आप शेयर करते कि मैंने मेरे घर में नौकरानी के साथ ऐसा किया, वो मेरे को लगता है कि बहुत आसान कर दिया कि कल को अगर मैं भी अपनी कोई शेयर करना चाहूँ, बहुत आसान है उस चीज को शेयर करना कि हो मेरे से ऐसा हो गया, आपको क्या ओ हो गया, ओके चलो ऐसा कर लेते हैं। तो थैंक यू सो मच ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए। सच में नीता जी, आज हम यहाँ की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू थैंक यू जस्सी जी, थैंक यू सो मच। और आपकी बातें तो बस ऐसा लगता है मेरी कोई बड़ी बहन कोई बोल रही है तो और मैं सुन रही हूँ, कानों के अंदर रस जा रहा है। थैंक यू जैसी मैम ये अमेरिका से हम लोग के साथ रोज जुड़ती हैं इतने टाइम। वाह वाह वाह। तो आज अभी रेनू मैडम बताएंगी कि कौन सा कुरियर इस बार उनको डिलीवर हुआ है और उन्होंने क्या उससे लेसन लिया है। और कोई शेयर करना चाहता है अपना कुरियर तो बता सकते हो भाई। हाँ, कोई भी बता सकता है। हाँ, हैंड रेज कर दीजिए। हाँ रेनू जी। नमस्ते जी, नमस्ते नीता जी, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते बसंता मैम, नमस्ते सबको मेरा नमस्ते। चलो मैं टू द पॉइंट ही बात करती हूँ। ऐसा हुआ कि हम जब भी कोई भी जमीन लेते थे, कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम क्रिएट करता था। हम उस जमीन को लेते हैं लेकिन वहां पे हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। जितने भी जमीन लिए कुछ ना कुछ ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम, कहीं बिल्डिंग बनाने के लिए लिए तो वहाँ बिल्डिंग नहीं बना सके, कहीं और कुछ करने के लिए लिए तो वो जमीन ऐसे ही पड़ा है, कुछ भी कर नहीं पा रहे, कोर्ट केस लग गया तो कोई करने नहीं दे रहे, गांव वाले करने नहीं दे रहे। तो इस तरह से ऐसे करते करते बहुत तकलीफ होती थी मन में कि है मेरा लेकिन मैं कुछ कर नहीं सक रही हूँ, ऐसा क्यों। हमेशा इस चीज को लेके एक पेन कि हम एक वहाँ पे पिलर तक नहीं लगा सक रहे हैं कि बाउंड्री करे, जमीन की बाउंड्री तक हम नहीं दे पा रहे, ऐसा क्यों। तब फिर एक बार मैं ध्यान करने बैठी तो ध्यान करते करते अचानक से मुझे दिखा कि हम दो बुजुर्गों को घर से निकाल दिए और उनके घर और उनका घर हमने कब्जा कर लिया। तो उस समय फिर मेरा इंट्यूशन आया कि यही तुम्हारे जमीन के साथ कनेक्टेड है। ये जो बुजुर्गों को तुमने जो निकाला है, ये जो पेन, जो दर्द तुमने जो इन लोगों को दिया है, इन लोगों ने जो महसूस किया है तुम्हारे दर्द को, तुम्हारे पेन, इस तरह के तुम्हारे व्यवहार को, ये पेन तुम क्रिएट की हो अपने लिए वापस महसूस करने के लिए। ये तुम्हारा ही किया हुआ कर्मा है जिसको तुम महसूस करना चाहती हो कि कैसा दर्द मैंने उसको दिया था, ये पेन मैंने कैसा दिया था। तो इस कर्मा को अब मैं इस जन्म में रिलीज करने के लिए आई हूँ। और इसीलिए मैंने ये सारे दर्द मैंने महसूस किए कि जब मैंने किसी का घर छीन लिया था तो बुजुर्गों को कितना दुख हुआ था। जब इस चीज का मुझे एहसास हुआ, एहसास होने के बाद
मैंने सर को मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो सर बोले कि चलो बहुत बढ़िया, तुम इस कर्मा से बाहर निकल गई हो, मुक्त हो गई हो तुम इस कर्मा से। फिर उसके बाद सर, मेरा बर्थडे था तो सर ने मुझे बोला कि तुम आ जाओ बैंगलोर, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो फिर मैं बैंगलोर गई तो नेक्स्ट डे सर कहीं पे ध्यान करवाने के लिए जा रहे थे, सर मुझे भी लेके चले गए किसी गांव में। वहां पे पिरामिड बनना था, तो मेरे अंदर एक इंट्यूशन आया कि इस पिरामिड में तुम डोनेट करो। ये जो पिरामिड जो बंदा बना रहा है, इसी से कोई ना कोई तुम्हारा किसी जन्म का ये कर्मा रिलेटेड है, जमीन वाला। तो तुम यहाँ पे अगर तुम डोनेट कर दोगी तो तुम इस कर्मा से रिलीज हो जाओगी, तुम्हारा ये कर्मा रेमेडीज हो गया। तो फिर मैंने सर को मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे मेरा इंट्यूशन आया। तो सर फिर उस बंदे को बुला के फिर मेरे से फिर डोनेट करवाए। और उसके बाद से मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बिल्कुल हल्की पड़ गई हूँ। अब मतलब अब मैंने पिलर वगैरह भी मैंने लगा लिया है उस जमीन में। अब उस जमीन में मेरा मतलब पेड़ वगैरह भी लगाने का है। अब कुछ ना कुछ स्टेप वन बाय वन, आज अभी से नहीं 15 साल से हम भोग रहे थे, लेकिन ये चंद एक महीने के भीतर भीतर ये मेरा सारा काम मेरा हो रहा है। जब से मैंने वो देखा था अपना कर्मा देख के, मैंने समझने के बाद अब जब मैं बैंगलोर वैली से जब आई हूँ, तब मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई चीज थी जो अटकी हुई थी, वो निकल गई है, मैं उससे बाहर निकल के आ गई हूँ। अब मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। सर ने पता नहीं मुझे क्या क्या गिफ्ट दिए हैं, मुझे खुद को भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन सर ने इस बार मुझे मेरी झोली पूरी भर दी है, खजाना डाल दिया है मेरे अंदर, मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। थैंक यू जस्सी मैम। और अपने बेटे का भी शेयर करो। अच्छा, ओके। मेरा जैसे मेरा बड़ा वाला बेटा है, उसको घूमने फिरने का ये सब का बहुत ज्यादा शौक है। तो वो घूमना फिरना, खाली एडवेंचर करना, ये वो सब में वो सारा दिन उसका रहता है। तो काम वगैरह में भी थोड़ा सा उसको कम मन लगता है, उसका खाली घूमना फिरना ये करना। तब फिर उसके बाद जैसे क्या हुआ कि मैं देखी कि ऐसा क्यों, फिर वो बोल रहा था मैं पौंडीचेरी जाऊंगा साइकिल में। वो भी 3 महीना यहाँ से जाने में लगता है पौंडीचेरी, 3 महीना लगेगा अगर साइकिल में हो जाता है। तो मैं सुन के बहुत परेशान हो गई कि ये क्या ये बोल रहे हैं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत रो रही थी। तो फिर मैंने ध्यान में मैंने देखा कि मेरा ये बेटा किसी राजा के काल कोठरी में बंद है, और उस काल कोठरी में अंधेरा है, और उसकी बगल वाले काल कोठरी में मैं स्वयं थी, और मेरे काल कोठरी में रोशनी थी, और मैं अपने आप को एक देवी के रूप में देखी। और मैंने जब इसका पीड़ा को देखा तो मेरे को बहुत दुख हुआ, और ये पीड़ा में बोल रहा था कि मेरी जिंदगी यूं ही काल कोठरी में पूरी निकल गई, मैंने तो दुनिया देखी ही नहीं, अंधेरे में ही मेरी पूरा जिंदगी निकल गया। तब मैंने उस समय उसको बोला कि तुम मेरे कोख से पैदा होगे इस अगले जन्म में, और मैं तुम्हें ये दुनिया दिखाऊंगी। तब उससे मुझे पता चला कि एक्चुअली में हम हमेशा और कुछ तो देखना चाहते ही नहीं है। हमें ऐसे लगता है कि बच्चे अगर आए हैं तो वो काम करेंगे, वो पैसा कमाई करेंगे, जिस तरह से और जो होता है, बड़े होंगे शादी करेंगे, लेकिन उनकी भी एक पर्पस ऑफ लाइफ होती है। वो किसी ना किसी कारण से आते हैं, हमारे किसी ना किसी कर्मा के वजह से उन लोग आते हैं। और तब मुझे पता चला कि इसने तो मेरे पे ट्रस्ट करके ये मेरे कोख से पैदा हुआ, लेकिन मैं खुद ही भूल गई थी कि इसको मैं क्यों लेके आई। फिर मैंने नेक्स्ट डे जब मुझे पता चला, मैं गई इसके रूम में, जाके मैं गले लगी, इसको मैंने सॉरी बोला, इसको मैंने ये स्टोरी बताई। पता नहीं इसको सच लगा या झूठ लगा, मुझे उससे कोई लेना देना था नहीं, मैंने इसको जाके मैंने बता दिया। और उसके बाद मुझे लग रहा है काफी चेंजेस इसमें भी आ रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू रेनू मैम, थैंक यू। और इस तरह से हम रिश्ते नाते लेकर आते हैं कर्मा, और यहाँ आकर भूल जाते हैं। अगर मैडम को अभी समझ नहीं आता तो ये दुखी होते रहती, और इनको हर समय लगता कि मेरा बेटा शादी का टाइम है, उम्र है, शादी नहीं कर रहा। आस पड़ोस वाले भी यही कहते हैं, अरे शादी क्यों नहीं कर रहे हो, शादी करने से सुधर जाएगा। लेकिन पीछे हम क्या कमिटमेंट करके आए हैं, क्यों इकट्ठे आए हैं, वो हम नहीं जानते जब तक। तो हम अगले लाइफ के लिए और कर्मा क्रिएट कर लेते हैं।
जबरदस्ती मान लो अगर हम बंधन में किसी को डालते हैं, जबरदस्ती हम करते हैं, उसके बारे में गलत बातें, अभी मान लो कि इनके घर का जो भी पोजीशन है, इन्हीं को समझ नहीं आ रहा है पहली बात तो कि मेरा इसका क्या है, कनेक्शन है, क्या एनर्जी है, क्या करने आए, इन्हीं को समझ नहीं आया, तो दूसरे को कैसे समझ में आएगा जो जिसको कुछ भी पता नहीं है। तो हम एक इन जनरल व्यू लेके कि संसार में ऐसा ही होता है, 25 साल हो गए तो शादी होनी चाहिए, अब इतना हो गया 30 साल तो बच्चे होने चाहिए, उसी हिसाब से हम अपने व्यूज देते रहते हैं और कर्मा क्रिएट करते हैं। इसीलिए पत्री जी ने कहा नो जजमेंट, नो नॉन इंटरफियरेंस, नो कंप्लेंट्स। तो अब जब मैडम को ये पता चल गया तो अभी कोई जजमेंट नहीं रहा इनके अंदर, कोई कंप्लेंट नहीं रहा, रिलेशनशिप भी अच्छा हो गया। सो इसीलिए ध्यान जितना हम करते हैं उतनी हमारी समझ बूझ बढ़ती है, फिर हम संसारिक ज्ञान से नहीं चलते हैं, फिर हम मास्टर से गाइडेंस मांगते हैं ध्यान में कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, इसका रूट कहाँ पर है। तो वो हमारा जब कर्मा सामने आता है तब हम उससे रिलीज हो जाते हैं। एक तो वो कर्मा कट जाता है, एनर्जी बैलेंस हो जाती है, रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है, समझ बूझ बढ़ जाती है, और हम फिर दूसरों की बातों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। अब कोई बाहर से इनको कितनी भी बातें बोले, अब इनके अंदर वो दर्द नहीं होगा, क्योंकि इनका अंदर का दर्द क्लियर हो गया अभी। तो इसीलिए ध्यान करना इतना जरूरी है, दूसरों के एक्सपीरियंस सुनना इतना जरूरी है। ये लिविंग एग्जाम्पल्स हैं, ये कोई अभी हम कोई बुक पढ़ते हैं उसमें ऐसा हुआ तो कई बार किसी को डाउट भी आ सकता है ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। मैं भी बता सकती थी रेनू मैडम का एक्सपीरियंस, मैं भी वसंता मैडम का एक्सपीरियंस बता सकती थी, लेकिन जब ये उस एनर्जी से जिन्होंने वो झेल कर बाहर आए हैं वो बताते हैं तो उसमें अलग ही एक एनर्जी रहता है। तो हमें पता चलता है ये काल्पनिक कथाएं नहीं है, ये वास्तविकता है और हमारे सबके साथ यही हो रहा है। तो हमें हमेशा, जो पत्री सर ने 15th नंबर प्रिंसिपल 15 नंबर बनाया है, हमेशा अपनी ध्यान ऊर्जा से अपनी समस्याओं का हल ढूंढो, बाहर इधर उधर मत खोजो। आपकी समस्या, आपके प्रश्न का हल आपके पास है, अपने ध्यान में संकल्प रखो, मास्टर से रिक्वेस्ट करो, वो आपकी हेल्प करेंगे। अर्चना जी ने हैंड रेज किया हुआ है, थैंक यू रेनू मैम, थैंक यू। थैंक यू रेनू जी। हाँ अर्चना जी अनम्यूट करिए। अर्चना जी, कोई भी पार्टिसिपेंट अगर किसी को ऐसा कुछ अनुभव है तो वो शेयर कर सकता है। अनु जी आप पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर रहे हैं तो कई बार बात करते हुए मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, वो छूट जाता है। सो आप जो पूछना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, आप सामने आकर बात कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी अर्चना जी ने किया था, वो कहाँ गई? अनु जी है, वो मैसेज कर रही हैं। नहीं इधर पे तो नहीं, आपको पर्सनली कर रही है। अर्चना जी आ गए। हाँ अर्चना जी अनम्यूट करिए। आप फिर से अनम्यूट करिए। नमस्ते मैम, अनम्यूट हो नहीं रहा था एक्चुअली, सॉरी। नमस्ते नीता मैम, नमस्ते जस्सी मैम। मैं भी एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्सपीरियंस छोटा नहीं है, एक्सपीरियंस है। यस मैम, थैंक यू। एक्चुअली ये तो करीब मतलब 20 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, जब मेरी शादी हुई थी 2001 में, और 2002 में मैंने कंसीव किया था, और फिर उसी टाइम पे मेरे हस्बैंड का बिजनेस फ्लॉप हो गया था और हमारा सब कुछ खत्म हो गया था। और मतलब कुछ भी जैसे लग रहा था कि अब तो लाइफ में ना कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने मेरे को शेयर नहीं किया, बोला कि क्योंकि अभी बेबी होने वाला है तो मैं बोलूँगा तो ये परेशान हो जाएगी। और मैं अपनी मम्मी के घर में थी। जब वहाँ से सब कुछ हो गया, मैं वापस बनारस आई अपने घर पे, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली हमारा बिजनेस तो बिल्कुल ही टूट चुका है और मतलब कुछ भी नहीं। और चूँकि बनारस में काफ़ी अच्छा उनका था सेटअप और काफ़ी लोगों को हेल्प करते थे, सबको जॉब वॉब दिलाना कुछ भी। तो बोले कि मैं तो यहाँ पर जॉब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद सबको बहुत अच्छे जगह पे रखवाया है और आज मेरी कंडीशन ऐसी है कि मेरा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो मतलब इशू उनको कर रहा था।
तो वो बोले कि मैं ना इसके लिए मतलब बाहर जाना चाहता हूँ। दिल्ली वो आते जाते रहते थे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, आप दिल्ली जाओ, वहाँ पे काम ढूँढो। और अब तो भाई बिज़नेस में अलग से लगाने के लिए हमारे पास कुछ था भी नहीं कि मैं उसको मतलब लगाया जाए उसमें। तो फिर यहाँ आकर उन्होंने जॉब ढूँढा। जहाँ-जहाँ जॉब करते थे उधर से सैलरी नहीं मिलती थी। जहाँ जाते थे काम तो वो ले लेते थे लेकिन सैलरी नहीं देते थे। फिर बहुत परेशान हुए तो बोले कि अर्चना मैं तो अकेला बहुत सफ़र कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा करो तुम भी आ जाओ। उस समय तो मैं मतलब मम्मी के घर पे ही थी। और तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। और तब मेरा बेटा मतलब करीब 8 महीने का हो चुका था। अ, तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है। लेकिन मेरे को इतना था कि मैं इनका साथ ना नहीं छोड़ूँगी। छोटा बच्चा है तो क्या हुआ, मैं इनके साथ रहूँगी क्योंकि इनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है। तो मैं वहाँ से आ गई। इन्होंने गोविंदपुरी में एक छोटा-सा घर लिया, हम वहाँ पर रहे। और मतलब काफ़ी चैलेंजेस आते रहे लाइफ़ में। इवन कि ऐसा होता था कि हमारे घर में एक टाइम को खाने के लिए भी नहीं होता था। लेकिन हाँ, और मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ यहाँ पर मतलब कि स बेच दिया। मैंने कहा कुछ तो चाहिए, छोटा बेबी है उसके लिए भी चाहिए, मुझे तो कुछ करना है। और मेरे हस्बैंड को कहना था कि हम जब अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आए हैं, तो मुझे नहीं बोलना है। मतलब घर में अपना प्रॉब्लम नहीं शेयर करना है, किसी को भी नहीं, ना तुम अपनी मम्मी के घर में बोलोगी और ना मैं अपने घर में बोलूँगा कि हमारा ये है खुद का डिसीज़न और हम खुद इसको मतलब सफ़र करेंगे और आगे जो भी करना हो करेंगे। तो मैंने बोला मेरे पास भी कुछ पैसे तो है नहीं, तो मैंने जो कड़े-वड़े पहने थे मैंने उनको उतार के दे दिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, मैं इनका क्या करूँगी? ये बस मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि जैसे कभी सुनते हैं ना कि गहने इसी के लिए होते हैं कि वक़्त पे काम आए। और इतनी समझ तो नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने उनको दिया, फिर उनको बहुत अफ़सोस भी हो रहा था लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे कुछ-कुछ अरेंज किया अपना। और जैसे कि मकान का किराया देना, बच्चों का खाना, दूध-वूध लाना वो सब। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। लेकिन तभी भी वो कहते थे कि नहीं फैमिली से हेल्प नहीं लेना है। तो काफ़ी टाइम हो गया तो मैंने ना थोड़ा-थोड़ा करके काम शुरू किया। जैसे मेरे को पार्लर का काम आता है थोड़ा, मेहंदी लगाना, ड्राइंग, पेंटिंग कुछ इस तरह से। तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके ना मैं कि कोई नहीं छोटा बच्चा है घर में करके मैं भी करूँगी और ऐसे करके हम अपना टाइम पास करते थे। फिर एक दिन मैंने बोला कि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, मेरे को अपनी मम्मी के घर जाना है। तो ये बोले जाना तो है लेकिन जाओगी कैसे? उसके लिए भी तो पैसे होने चाहिए। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है। फिर मैंने पेंटिंग का मेरे को बहुत शौक है पेंटिंग का, तो फैब्रिक पेंटिंग करके जैसे क्लॉथ्स पे पेंटिंग करके मैं दुकान में सप्लाई करती थी। उनको दिया, फिर किसी कहीं पार्लर वालों से कॉन्टैक्ट करके मेहंदी लगा दिया। उस तरह करके मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और एक यहाँ फ्रेंड इनका जा रहा था, उनके साथ मैं छोटू को लेकर चली गई। लगे कि चलो कोई नहीं मम्मी के यहाँ से घूम कर आऊँगी, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगी ऐसा करके। वहाँ गई तो मम्मी ने मेरे को बोला हाथ में कड़े पहने थे, क्या हो गया ये? मैंने कहा तो मेरे को तो मैंने अच्छा नहीं लग रहा था बोलना क्योंकि इन्होंने मना किया था। लेकिन फिर मैं बोली पेरेंट्स हैं अगर इनको भी नहीं बताऊँगी वो भी अच्छी बात नहीं है। तो मैंने उनको शेयर किया कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसी-ऐसी बात थी। तो उन्होंने बोला कि क्यों तुम लोगों ने हमें इतना पराया समझा? ये भी नहीं बोला बेटे बच्चे और माँ-बाप के बीच में ये डिस्टेंस अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा देखो डिस्टेंस की बात नहीं है, लेकिन हस्बैंड का स्वाभिमान भी देखना। इंटरनेट चला गया क्या? चला करने के बाद बहुत परेशान होते थे। फिर छोटा-छोटा डिज़ाइनिंग का काम इन्होंने किया फ़ोटोशॉप में जाकर के, कहीं पे कुछ फ़ोटो बनाना, फ्रेम बनाना, ऐसे करके करते थे थोड़ा-थोड़ा करके। फिर वैसे 1 साल, 1.5 साल निकल गया इसी तरह से। तो फिर मैंने एक दिन बोला कि अच्छा ठीक है, हमारे पड़ोस में एक बंदा था, तो वो होली का दिन था, वो हमारे घर पे आए। तो मैंने कहा कोई नहीं भैया आए हो तो हमारे यहाँ कल्चर है होली पे भई दही भल्ले बनाना ये और कुकिंग का मुझे बहुत शौक है, तो मैंने वो बनाया था। तो ज़्यादा नहीं थोड़ा-थोड़ा ही बनाया। मैंने कहा कोई नहीं आप आए हो तो आप खाकर जाओ। तो उन्होंने तो ये बोले कि तुमने तो फिर तुम क्या खाओगी? मैंने तो खा लिया और तुम इनको खिला दोगी। हमने कोई बात नहीं है, वो हमारे लिए गेस्ट नहीं भगवान है, उनको खिलाना है। तो फिर भी मैंने उनको खिला दिया। खिला कर के जब वो गए बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। बोले भाभी जी आप तो बहुत टेस्टी बनाते हो, मज़ा आ गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उससे मैं एक दिन बोली क्योंकि हस्बैंड तो किसी से नहीं बोल पाते थे कि मुझे जॉब चाहिए, मतलब इनको अंदर से स्वाभिमान का बहुत ज़्यादा वो था। फिर मैंने बोला भैया अगर कहीं कुछ काम मिले तो प्लीज़ दे दो क्योंकि थोड़ा-सा ना ये बच्चे के साथ प्रॉब्लम है हमारा ऐसे-ऐसे बात है। अकेले में मैंने उनसे शेयर किया अपनी प्रॉब्लम्स को
क्योंकि हस्बैंड के सामने नहीं बोलूंगी तो उनको शायद दुख होगा करके, या फिर उनको अपना इंसल्ट लगता चाहे जो भी हो। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, एमवे का काम मैं शुरू किया हूँ, ऐसा करो आप भी ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा आप ज्वाइन करने के लिए तो बोल रहे हो, लेकिन मेरे पास तो उतने भी पैसे नहीं है कि मैं एमवे को ज्वाइन करूंगी। तो बोले कोई नहीं, उसका जो भी चार्जेस है 4000 करके था उस समय, तो बोले कि मैं दूंगा लेकिन आप सर्विस करो इसकी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर ज्वाइन किया। फिर मैं यहाँ पर दिल्ली में जाती थी, हर जगह सब जगह जाके फिर डोर टू डोर जाकर मैं सेल भी करती थी, सामान को लेकर आती थी, सब कुछ किया मैंने। फिर मैंने एक दिन उस जॉब के लिए, तो अभी मेरे हस्बैंड जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी कंपनी में वो गए वहां पे। मैंने बोला प्लीज आप थोड़ा सा इनके लिए कोई रिज्यूम देती हूँ, आप प्लीज अपनी तरफ से डाल दो, मे भी कुछ पता चल जाएगा। बोले अच्छा ठीक है आप दे दो। मैंने उनको दे दिया और उन्होंने बोला, ऑफिस में डाला तो एमडी ने बोला कि कोई बात नहीं है, हमें डिजाइनर की जरूरत तो है, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है मेरे हस्बैंड का। बोले डिजाइनिंग की जरूर रिक्वायरमेंट है नहीं, बाहर से काम कराते हैं, लेकिन चलो इसे कराकर देखते हैं कि क्या मतलब ये बंदा कैसा है। तो उन्होंने एडॉक पे ना 15 डेज के लिए रखा। तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा यार ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, 15 दिन का काम मिला, कोई बात नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि एडॉक का मतलब समझती भी हो ना, 15 दिन के बाद मुझे निकाल देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, एंट्री तो मिली ना, कम से कम आप वहां जा तो सकते हो। मैं हमेशा इनको मोटिवेट करती रहती थी। बोले अच्छा ठीक है। गए वहां पे, अपना काम वाम किया। इनका काम देख करके इनका जो हेड था डिपार्टमेंट का, उसको बहुत खुशी हुआ। वो बोले कि पवन सर आप तो बहुत अच्छा काम करते हो, ऐसा करो कि मैं अब यहाँ से, आप ना यहाँ से नहीं जाओगे, मैं आपका एक्सटेंड कराता हूँ, ये जो आपको 15 दिन का मिला है ये मैं आपका 6 महीने के लिए कराता हूँ। तो उन्होंने, जेपी रमानी सर करके हैं, उनको मैं आज भी बहुत ग्रेटिट्यूड देती हूँ और मैं उनका थैंक्सफुल रहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज भी उसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला, फिर इनका ना एमडी ने अप्रूव कर दिया, बोला ओके डन। 6 महीने का होने के बाद से जब 6 महीने का काम होने लगा तो हम कहा चलो कम से कम इतना तो हो गया कि हम लोग का खर्चा तो निकलना शुरू हुआ। फिर ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा मैं भी अपना कुछ कुछ वर्कआउट करती रहती थी, ऐसे करके हम लोगों ने मैनेज किया। और मैं ईश्वर का बड़ा धन्यवाद देती हूँ कि जब इंसान खुद में विश्वास करके काम को आगे बढ़ाता है। और आज 15-16 साल मेरे हस्बैंड उसी कंपनी में है, डिजाइनिंग के पोस्ट पर, और अकेला बंदा है उस कंपनी का, और बहुत ही अच्छा काम, जापानीज कंपनी है, बहुत उनको सपोर्ट करते हैं। और कुछ भी, लेकिन चैलेंजेस अभी भी इधर भी आते रहे। बीच में को लगता था कि यहाँ पर लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, मैं इसको छोड़ दूंगा, ये करूंगा। मैं कहती थी कोई बात नहीं है अपना। तो बहुत, जब मेरे को मन आता था ना कि गुस्सा आता था कि इनको छोड़ दूं, ये लोग मुझे बहुत मतलब कि थोड़ा सा बॉस में पॉलिटिक्स वगैरह जो भी चलता था, तो बोलते थे कि लेकिन जब मैं तुम लोग का चेहरा याद करता था ना तो मेरे को छोड़ने का मन नहीं करता था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, वो टाइम को सोचो कि जब हमारे पास खाने के लिए एक दाना नहीं होता था, हम रात को कभी जो आटा का चोकर होता है उसका रोटी बना करके मैंने खाया है, और अपने बच्चे को दूध में पानी मिला मिला के पिलाया। एक दिन तो वो भी नहीं था, तो जो मैदे का जो सूप बनाते हैं, चावल का सूप बनाते हैं, वो करके उसको दिया। तो मैंने कहा उससे तो ये बेटर है ना, कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि तो मतलब ये हम आप कहना क्या, एंड रिजल्ट क्या बताना चाह रहे हो? यस मैम, आप एंड रिजल्ट क्या बताना चाह रहे हो? एंड रिजल्ट ये बताना चाह रही हूँ कि जो अन्न मेरे पास बिल्कुल नहीं था उसमें से मैंने सबको बांटना शुरू किया, और बांटते बांटते टचवुड आज ईश्वर के आशीर्वाद से, और जब मैं फिर वही साईं बाबा से हमारा जो भेद था, मानती तो पहले से थी लेकिन बनती गई, और एवरी थर्सडे में अमृतवाणी घर पे करती और भंडारा लगाती थी। और हमारे घर में कुछ नहीं होता था, फिर भी कुछ भी नहीं होता था, लेकिन उस भंडारे के लिए हमारी व्यवस्था हो जाती थी। हाँ, और इसमें मैं तो प्रज्ञा दी को भी बहुत थैंक्सफुल रहती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मेरे को बहुत हेल्प किया है इसमें। मतलब वो कहती थी कोई नहीं अर्चना, तेरे मन में आता है ये बात तो तू कर, वो भंडारे के लिए जो भी होगा मैं भी तेरे को सपोर्ट करूंगी। वैसे ये चीज मतलब शेयर करने के लिए दीदी मना ही करती है, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि ये चीज भूलने की चीज नहीं है, ये एक ईश्वर का ब्लेसिंग है, और किसी के माध्यम से। तो मतलब जो हमारे पास नहीं था वो चीज को हमने कैसे ये किया, तो जो नहीं है उसको भी बांटना है, जितना है उसमें थैंक यू मैम। तो वो चीज अपने आप ही हमारा आगे थैंक यू जी। बहुत मतलब बहुत ही अच्छा चल रहा है, थैंक यू और मैम, आज थैंक तो यू वेरी बहुत मच। अच्छा है। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक वेरी यू, मच।
हाँ, थैंक यू you. मैम। सब लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज आपसे इंस्पायर होके इन चीजों को इतनी अच्छे से बोल पाई हूँ, क्योंकि मैं नहीं बता पाती थी। मुझे ऐसे लगता था कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। ये एक्चुअली हमारे कर्मा का पार्ट होता है। जब कोई ऐसा स्ट्रगल लाइफ में आता है ना, हमने जो किया है वो वापस आता है। और जब उसके चाहे हमें पता ना भी हो, लेकिन जब उस एनर्जी बैलेंस हो जाती है, जब जितना दुख दिया होता है उतना हम सह लेते हैं, उससे निकलने के रास्ते भी बन जाते हैं। तो यस थैंक यू मैम, ये वेरी मुझे मच फॉर मिला। शेयरिंग। हाँ, अभी अनु जी ने Thank भी you. हैंड रेज किया हुआ है। नीता मैम, तो हमें ये कर्मा का जो लूप है। अनु जी, हाँ अनु जी अनम्यूट हो गई है। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन है कि जब कोई नए ध्यान में आते हैं, जिनको कुछ भी दिखता नहीं, अनुभव नहीं होता है, या जो लोग ध्यान नहीं करते, जैसे हमारे पेरेंट्स, इन लॉज, तो उनको कैसे हेल्प किया जाए? दिख रहा है सफरिंग यदि तो उनको कैसे हेल्प किया जाए जब हमको अभी ध्यान में दिखता नहीं है? हमारा कि काम क्या है ध्यान सिखाना। दिखे या ना दिखे वो चीज नहीं है। हमें पता चला ये चीज जो है ये हमारे जीवन में होनी चाहिए, इससे हमें फायदा है, तो हमें वो दूसरों को ध्यान सिखाना चाहिए। बस इतना ही हमारा काम है। हम अगर वो करेंगे तो उनका फायदा होगा। इसीलिए पत्री सर बोलते हैं, आपने पहले दिन ध्यान सीखा तो पहले दिन से ही आप मास्टर बन गए, अब जाकर दूसरों को सिखाओ। आपके सिखाने से हो सकता है उसका समय आ गया हो, उसका जीवन बदल जाए। आप ये मत सोचो कि मुझे नहीं दिखा तो उसको मैं क्या बताऊं। नहीं, आज सिर्फ ये तो साइंस है। आपने बताया, उसका जीवन बदल जाएगा। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जो मुझे ध्यान में लेके आए थे, उन्होंने मुझे बताया। मैं उस टाइम ढूंढ रही थी कि मैं कैसे जीऊं, तो मुझे रास्ता मिल गया। तो जरूरी नहीं है कि कई बार जिसको बताया जाता है वो आगे निकल जाता है। तो हमारा काम है बताना बस। हम किसी को सफरिंग से निकाल नहीं सकते हैं, हम किसी के कर्मा चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसको रास्ता बता सकते हैं कि ये रास्ता है। तो हमारा काम है बताना। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इस जर्नी में। तो नीता जी, आप प्रेजेंटेशन शेयर कीजिए। हेमा, तो हर एक आत्मा की यात्रा है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। जैसे आपने सुना है कि हम मेड समझते हैं, लेकिन हो सकता है आत्मा के अनुभव के हिसाब से वो हमसे आगे भी हो सकती है, लेकिन उसको उस लाइफ में वो लेना है अनुभव, तो वो मेड बनकर आई है या वो ड्राइवर बनकर आया है। तो आप उस स्लाइड पे चलिए जहां पर जर्नी ऑफ द सोल लिखा है। आगे वाला मैम, आगे और आगे और आगे और आगे। ज्यादा वो तो एंड में आ गए हम। हाँ, इसके आगे ये मैम, नहीं, आगे चलो, आगे चलो, आगे आगे। ये तो पीछे जा रहे हैं आप, फिर स्टार्टिंग में पहुंच गए आप। आगे चलो, आगे और आगे। इसके बाद तो मैम यही है ना, ये वाला यही है क्या? हाँ, 1 मिनट। अरे, तो मेरे को लगता है आपके पास वो आधा ही पहुंचा है। 1 मिनट। तो हर एक आत्मा की आप जो मैम मेरे को व्हाट्सएप में भेजिए ना, मैं तुरंत डाउनलोड कर लेती हूँ। मैं कर रही हूँ। हर एक आत्मा की जर्नी में ये आपने देखा कि जो हम देते हैं वो वापस आता है। अभी तक हमने ये सुना। तो आप जब देने के टाइम पे जागरूक हो जाओ कि मैं क्या दे रही हूँ, क्योंकि जो दे रहे हो वो वापस आने वाला है। तो क्या वो वापस लेने के लिए आप तैयार हो जो दे रहे हो? तो हम अवेयर हो जाएंगे और हम अपने जो चॉइस है हमारी, वो सेंसिबली वो चॉइस करेंगे कि जो हमें नहीं चाहिए वो हम देंगे भी नहीं किसी को। तो हर एक आत्मा की यात्रा है और आत्मा की यात्रा में हर एक आत्मा उन अवस्थाओं से गुजरती है। मैंने भेज दिया आपको, मेल पे ही भेजा। उन अवस्थाओं से गुजरती है। तो पहले आत्मा सर्वाइवल कॉन्शियसनेस में रहती है, खाना पीना सोना, बस वही उसकी जिंदगी होती है। जब वो अपनी आत्मा की यात्रा शुरू करती है इनिशियल स्टेजेस में,
फिर उसके बाद में उसको थोड़े जन्म वहां बिताने के बाद उसको लगता है कि मुझे सबसे आगे होना है। तो वो पत्री सर ने ही ड्रॉ करके बताया था, वही मैंने यहाँ पर किया है, अभी आप देखेंगे। वन अप कॉन्शियसनेस मतलब मुझे आगे वाले से आगे जाना है। अगर किसी के पास एक बंगला है तो मुझे 2 चाहिए, किसी के पास अगर एक गाड़ी है तो मुझे 4 गाड़ी चाहिए। मतलब कहीं भी उसको लगता है कि मुझे तो आगे ही जाना है। अगर वो मोहल्ले का नेता है तो उसको लगेगा एमपी बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं, मैं सीएम बन जाऊं, मैं पीएम बन जाऊं। तो कहीं भी उसको लगता है कि मुझे तो सबसे आगे जाना है। और जब वो आगे पहुंचता है तो वो देखता है मेरे आगे तो बहुत लोग खड़े हैं। तो कोई भी ऐसी स्टेज नहीं आती है जहां वो ये समझे कि मैं सबसे आगे हूं। तो काफी जन्म इसी तरह भाग दौड़ संसार में करने के बाद में वो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि बाहर की दुनिया में इतना भागने के बाद कुछ भी तो हाथ में नहीं आ रहा, तो फिर क्या है। फिर उसके बाद में वो फ्रस्ट्रेशन कॉन्शियसनेस में कुछ समय रहता है, फ्रस्ट्रेट होता रहता है कि क्या है। और उस कॉन्शियसनेस में कुछ समय रहने के बाद में फिर वो सीरियसनेस कॉन्शियसनेस में आ जाता है कि अंदर जाता है। फिर उसको पता चलता है बाहर तो कुछ है नहीं, अभी अंदर जाना है। तो अंदर क्या, अंदर ढूंढना शुरू करता है। तो सीरियसली इस चीज की खोज करता है कि क्या है जो मुझे चाहिए लाइफ में। और फिर जब उसको ये चीज कई जन्मों की खोज के बाद पता चलती है तो उस चीज को लेके बहुत सिंसियर हो जाता है कि अब मुझे इसका प्रैक्टिस करना है, इसे जानना है, अंतर यात्रा शुरू करता है। और फिर कुछ जन्म अंतर यात्रा करने के बाद में उसको ये समझ आती है, जैसे आज हम जान रहे हैं कि ये कर्मा है, हम बैलेंस करने आए हैं, ये एक नाटक है, ये रंगमंच है, कोई अपना नहीं है, आत्मा है, ये सब हम जानते हैं। तो ये समझ में आनी शुरू हो जाती है। तो वो विटनेस कॉन्शियसनेस में रहता है। और फिर वहां से कुछ जन्म बिताने के बाद उसको ये लगता है कि ये रंगमंच में मैं अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। तो वो हर अपने रोल को मुस्कुराते हुए पूरा करता है, स्माइलिंग कॉन्शियसनेस में रहता है। और कुछ जन्म स्माइलिंग कॉन्शियसनेस में रहने के बाद में फिर वो जोकर कॉन्शियसनेस में आ जाता है। जोकर कॉन्शियसनेस मतलब कि बच्चों में बच्चा हो जाता है, बूढ़ों में बूढ़ा हो जाता है, ज्ञानियों में ज्ञानी हो जाता है, पंडित में पंडित हो जाता है। और ऐसा ही करके फिर वो उस जोकर कॉन्शियसनेस में आ जाता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पत्री सर हैं कि वो सबके साथ, हाँ यही वाला स्लाइड, तो सबके साथ वो एक जैसा हो जाते हैं। तो ये जैसे सर्वाइवल कॉन्शियसनेस में रहती है कुछ जन्म, फिर वन अप कॉन्शियसनेस में जाती है, फ्रस्ट्रेट होती है, फिर नीचे की ओर यात्रा, अंतर यात्रा करती है, सिंसियरिटी कॉन्शियसनेस में आ जाती है, फिर वो सीरियस हो जाती है कि जो मैंने जाना है इसका प्रैक्टिस करना है, फिर विटनेस कॉन्शियसनेस में रहती है, फिर स्माइलिंग कॉन्शियसनेस और फिर जोकर कॉन्शियसनेस। तो ये आत्मा की 400 से 1000 जन्म तक की ये यात्रा है जिसमें आत्मा ये अपने सारे सबक सीखती है और आगे बढ़ती रहती है। और जब आत्मा आगे बढ़ती है इस तरह से तो वो हर एक फेज को, हर एक लेसन को सीखती है। और सीखते सीखते वो अपने पार्ट सारे पूरे करके ये जान जाती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ और मुझे स्वयं को जानना है। तो वो उसकी यात्रा के अंतिम पड़ाव में पहुंच जाती है। और फिर ये हमारा कर्म सिद्धांत हमने समझा और हमने एक आत्मा की यात्रा को समझा। इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो चौथा सिद्धांत है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन। मतलब एक बीज जब धरती में डाल दिया तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा जब उसको सही वातावरण, पानी, हवा मिलेगी। तो ये पत्री जी का ही ये है कि देयर इज ऑलवेज समथिंग फॉर यू टू लर्न। ब्रह्म ऋषि पत्री जी का कहना है कि कोई भी आत्मा अपनी जर्नी में पीछे नहीं जा रही है, आत्मा आगे ही जा रही है। हम ध्यान में जब नहीं थे तब भी हम आगे ही बढ़ रहे थे, अभी भी आगे ही बढ़ रहे हैं। हमारे साथ जो लोग हमें लगता है गलत कर रहे हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं, हमारे दुश्मन भी आगे बढ़ रहे हैं, हमें जो फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं वो भी अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी आत्मा पीछे नहीं जा रही है। हमें जब ये सिद्धांत समझ में आ जाता है तो हम लोगों से फ्रस्ट्रेट होना बंद कर देते हैं। हमें ये समझ में आ जाता है कि वो आत्मा भी लेसन सीख रही है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन की हम हर एक परिस्थिति में आगे ही बढ़ते रहते हैं, चाहे वो हमारी स्पीड कम हो या ज्यादा हो, आगे बढ़ते रहते हैं। और पांचवा सिद्धांत है नेक्स्ट स्लाइड में, लॉ ऑफ हेस्टनिंग योर प्रोग्रेस, योग सिद्धांत, कि आप अपने आगे बढ़ने की स्पीड को कई गुना अधिक बढ़ा सकते हो।
आत्मा अपनी यात्रा पे है, वो आगे बढ़ रही है, ये तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम ध्यान में आ जाते हैं तो हम अपनी इस यात्रा को कई गुना आगे बढ़ा सकते हैं। ये योग सिद्धांत है। जैसे हम स्वाध्याय कर रहे हैं, सज्जन सांगत्य कर रहे हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस सुन रहे हैं, उन अनुभवों से सीख रहे हैं, तो हम अपनी स्पीड को आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ तो पहले भी रहे थे, मान लो पहले रिक्शा में बैठे हुए थे तो अभी जेट प्लेन में बैठ गए, तो बढ़ने की स्पीड ज्यादा हो गई। तो जब हम किसी गुरु के सानिध्य में होते हैं, हमने ऐसा डिजाइन प्लान किया है, तो इस जन्म में हम जागरूक होकर अवेयरनेस के साथ जितना चाहे उतनी स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे वो साधन अभी मिले हुए हैं। हमें बढ़ तो पहले भी रहे थे, जो ध्यान में नहीं आए हैं वो भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक सिद्धांत है कि आप अपनी स्पीड को कई गुना बढ़ा सकते हो। तो लॉ ऑफ हेस्टनिंग प्रोग्रेस, ये योग सिद्धांत है। तो योग सिद्धांत से हम आगे बढ़ते हैं। और आखिरी छठा सिद्धांत है लॉ ऑफ इन्फिनिटीज, कि अनेकानेक सिद्धांत है। अनेकानेक सिद्धांत मतलब किसी चीज का ब्रह्मांड में कोई अंत ही नहीं है। कितने तारे हैं? अनंत हैं। कितने यहाँ पर ब्रह्मांड में कितने ब्रह्मांड हैं? अनंत है। जो साइंस अपने एक छोटे से टेलीस्कोप से देख रही है या माइक्रोस्कोप से देख रही है, वो तो चीज योगियों ने अपने थर्ड आई से देखकर उससे कहीं एडवांस हमें साइंस दी है। योग जो साइंस दी है, महर्षि पतंजलि ने जो बताया है, जो हमारे गुरुओं ने बताया है, जो सभी योगियों ने बताया है, ये सब तो हमारे स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है। और आज साइंस उस छोटी छोटी चीजों को आगे करके बता रही है, हमें बता रही है कि हाँ, ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मांड है, मिल्की वे है, गैलेक्सीज है। अभी अगर इस इन्फिनिटी के सिद्धांत को देखें तो ये इतना सुंदर सिद्धांत है कि अभी हम बात कर रहे हैं कि कर्म सिद्धांत है, ये सारी चीजें हम जान रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हम दावे के साथ कहें कि ऐसा ही है। हमारा सोल प्लान भी हो सकता है। अगर कोई किसी को कोई फिजिकल चैलेंज है और वो ध्यान का काम कर रहा है, तो मे भी उसका ना कर्म सिद्धांत हो ना कुछ हो, वो सोल प्लान ऐसा हो कि वो आपको ये दुनिया को ये सिखाने आया हो कि भाई अगर कोई डिसेबिलिटी भी है तो भी आप सेवा कर सकते हो, तो भी आप अध्यात्म का काम कर सकते हो। क्योंकि फिजिकल डिसेबिलिटी आत्मा की डिसेबिलिटी नहीं है, जैसे कि अष्टावक्र का आप सभी जानते हो। तो कई बार कोई महान आत्माएं ऐसी योजना लेकर आ जाती हैं, तो कोई भी चीज को हम बिल्कुल दावे के साथ नहीं कह सकते कि ऐसा ही है। तो लॉ ऑफ इन्फिनिटीज, क्योंकि एक चीज को होने में बहुत सारी चीजों का संगम होता है। जैसे मान लो पत्री सर ये बताते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए हरे रंग के कितने प्रकार हैं, वनस्पति में हरा रंग है, कितनी तरह का हरा रंग है, तो शायद आप तो काउंट नहीं कर पाओगे। इतनी वैरायटी है, हर एक कलर की इतनी वैरायटी है। तो ये इन्फिनिटी का सिद्धांत है कि आप योगी जितना आगे जाता है उतना आश्चर्यचकित हो जाता है। जैसे मान लो अभी एक पुस्तक थी फ्रॉम मुंडेन टू मैग्निफिसेंट, वेरा स्टेनली कुछ ऐसा नाम है। तो उसमें उनको उनका स्पिरिट गाइड लेकर जाता है बॉडी के अंदर, कि बॉडी के अंदर के सेल्स कैसे हैं, तो एक एक सेल के अंदर लेकर जाता है। तो इतना अद्भुत वो पुस्तक में लिखा है कि हर एक सेल के अंदर कितना स्पेस है। तो लॉ ऑफ इन्फिनिटी है कि जितना ब्रह्मांड हम बाहर देख रहे हैं उतना ब्रह्मांड अंदर भी है। तो इसीलिए जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे कहा गया है कि जो ब्रह्मांड में वही हमारे उसमें भी है। तो इन्फिनिटी है, लॉ ऑफ इन्फिनिटी है कि किसी भी चीज की कोई सीमा नहीं है। आप कितने अच्छे कर्म कर सकते हो, कोई सीमा नहीं। कितने बुरे कर्म कर सकते हो, कोई सीमा नहीं। कितने रंग है, कोई सीमा नहीं। आपके प्रश्नों के कितने उत्तर हैं, कोई सीमा नहीं। आपके पास कितने प्रश्न हैं। और सबसे बड़ा इन्फिनिटी का देखो कि इस सृष्टि का जब से निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक जितने भी व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, सबका थंब इम्प्रेशन अलग अलग है। जहां पर सिग्नेचर भी काम नहीं करता है, वहां पर थंब इम्प्रेशन काम करता है। आप इतने यूनिक हो, ब्रह्मांड में कोई रिपीटिशन नहीं है। हर एक आत्मा यूनिक है, हर एक के अंदर वो यूनिकनेस है। इससे ज्यादा और इन्फिनिटी क्या हम चाहते हैं। तो किसी भी चीज में जब योगी उस स्थिति में जाता है तो वो आश्चर्य से सब कुछ देखता रहता है।
तो ये लॉ ऑफ इन्फिनिटी है कि अनेकानेक सिद्धांत है। अनंतता, ब्रह्मांड की अनंतता का कोई अंत नहीं है। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने सब जान लिया। किसी ने आज तक, किसी गुरु ने, किसी योगी ने या बुद्धा ने ये दावा नहीं किया कि मैंने सब कुछ जान लिया और जानने के लिए कुछ नहीं है। एक बार बुद्धा को उसके एक शिष्य ने पूछा कि जो कुछ ब्रह्मांड में जानना था मैंने सब जान लिया, आपने सब कुछ हमें बता दिया, अब तो कुछ जानने लायक बचा ही नहीं है। ये पत्री सर ने ही मुझे समझाया था। तो बुद्ध ने कहा कि वो सामने पेड़ देख रहे हो? उसने बोला हाँ। तो बुद्ध ने कहा जाओ थोड़े पत्ते तोड़ कर ले आओ। तो वो जितने पत्ते तोड़ कर लाया हाथों में भरकर, तो बुद्ध ने, जब बुद्ध भगवान के पास आया और उसने बोला ये देखो पत्ते हैं, तो अपने हाथ दिखाए, तो बुद्ध भगवान ने कहा पीछे पेड़ में कितने पत्ते बाकी बचे हैं? तो बोलता है वो तो अनगिनत पत्ते हैं। तो फिर बुद्ध भगवान ने उसको समझाया कि तुमने जो मुझसे जाना है वो तुम्हारे हाथ में आए पत्तों के बराबर है। तुम्हारी पात्रता इतनी ही है। पूरा तो मैंने भी नहीं जाना, तो तुमने कैसे जान लिया? तो जितना भी हम अध्यात्म में आगे बढ़ते जाएं, इसकी अनंतता का कोई भी पारावार नहीं है, कोई था नहीं है। वो अनंत है, इसीलिए उसको अनंत कहा गया है। तो ये हमारे 6 सिद्धांत हैं जो जानने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हम ह्यूमन हैं। तो ह्यूमन लाइफ में हम जी रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत, जिसे हम 2 बार 2 सेशन में डिस्कस किया है, वो है कर्म सिद्धांत। कि हम पिछली एनर्जी को बैलेंस करें और आगे और कर्मा क्रिएट ना करें। और कर्मा ये नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा करूंगी तो कर्म हो जाएगा। दिन में छोटी छोटी चीजों में क्रिएट होता है कर्मा, छोटी छोटी चीजों में क्रिएट होता है। तो हमारे साथ कविता चड्ढा मैडम भी जुड़ी थी, अभी वो लेफ्ट कर गई हैं। उन्होंने भी एक पैकेट, उनको भी डिलीवर हुआ था, तो वो भी बताएंगी, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी वो चली गई हैं, जब वो मैडम बात कर रही थी ना, अर्चना मैडम, उस समय वो चली गई हैं। तो कोई बात नहीं, फिर कभी सुनेंगे उनका। जस्ट अभी लेटेस्ट एक्सपीरियंस हुआ उनको कर्म का, कि उनके घुटनों में जो इतने सालों से प्रॉब्लम था और डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी करना है, तो वो सर्जरी नहीं कराना चाहती थी। तो फिर उनको ये पता चला कि ये कौन सा पैकेट डिलीवर हुआ है, और जिस दिन पता चला उस दिन से उनका घुटने ठीक हो गए। तो फिर कभी सुनेंगे उनका एक्सपीरियंस। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने इतने अच्छे से ये सुना। और हमेशा हमें दूसरों का अनुभव सुनते ही रहना चाहिए। कल आपने देखा कि लोगों के अनुभव सुनने के लिए हमें लगा हर एक को थोड़ा एक स्पेस देना चाहिए कि वो अपनी बात रख सके। तो बच्चों ने इतना सुंदरली मैनेज किया। तो बच्चों ने कहा कि हम अपना स्व अनुभव का जो 1 घंटा है मॉर्निंग में, उसको शाम में शिफ्ट करते हैं। तो आप जितने मास्टर्स को यहाँ पर लाना चाहते हैं, उन मास्टर्स के एक्सपीरियंस शेयर करा लो। जैसे ममता मैडम का तो पहले था ही नहीं उसमें कहीं भी। तो उस समय जो जो मास्टर को, कुछ मास्टर्स को हमने इनवाइट किया कि वो शेयर करें। कुछ आए, कुछ नहीं आए किसी रीजन से, तो वो हुआ। उसके बाद में, लंच के बाद में जब एक्सपीरियंस शेयरिंग होता गया, तो वो थोड़ा थोड़ा आगे आगे बढ़ता गया। टाइम के हिसाब से वो आगे चलता गया। कुछ लोगों ने ज्यादा ले लिया टाइम शेयरिंग में। तो वो पत्री सर वही सिखाते हैं कि हमें कॉमन सेंस होना चाहिए कि आपके लिए आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, आप बड़ी फीलिंग से बता रहे हो, आप चाहते हो कि हर किसी को पता चले, लेकिन हमें वो कॉमन सेंस रहना चाहिए कि पीछे कितने लोग लाइन में खड़े हैं। तो वो एनीवेज, वो बहुत बच्चों ने, मतलब पीएमसी टीम ने इतना ब्यूटीफुली मैनेज किया। और शाम के टाइम पत्री सर से भी बीच में फोन आया था सर का, सर से बात हुई, तो सर ने बोला कि रात भर बैठकर हम सुनेंगे, सबका सुनेंगे। तो ये चलता रहेगा, जितने लोगों ने शेयर करना है हम सबका सुनेंगे। तो वो सबसे फिर फोन पे बातचीत हुई, और वो जो जो लोग एक्सपीरियंस शेयरिंग में जिनके नाम थे, फिर सबका एक्सपीरियंस हम रात तक सुनते रहे और बहुत ब्यूटीफुली मैनेज हुआ। और सबने बहुत एक से एक वंडरफुल एक्सपीरियंस शेयर किया। ये शायद पहला प्रोग्राम हुआ है हमारे नॉर्थ में जिसमें 130 लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया है 2 दिन में। इतना सुनने को मिला है हमें, तो हमें जरूर सुनना चाहिए। अब पत्री सर, अब मान लो मैं शेयर कर रही हूँ, मुझे 10 साल हो गए ध्यान में आए हुए, तो मेरा एक्सपीरियंस ही सर ने कितनी बार सुना होगा? बिल्कुल बिल्कुल, है ना।
अब जैसे शीला मैडम है, ये बड़े जो मास्टर हैं, जो पत्री सर के साथ 30 साल से है, हर बार सर उनको स्टेज पे बुलाते हैं और हर बार उनको टाइम देते हैं शेयर करने के लिए। तो कभी भी सर नहीं कहते कि इसका तो 10 बार सुन लिया, इसका क्या सुनना है। वो उसी तरह सुनते हैं जैसे आज पहली बार सुन रहे हैं। तो ये चीज हमें सर से सीखनी है कि हम अपने को जैसे रिगार्ड देते हैं, हमें अपना लगता है कि हमें समय मिले, ऐसे दूसरों का भी हमें रिगार्ड करना है, हमें दूसरों का भी सुनना है। तो जरूर सुने, और सुनते सुनते हमें समझ आती है। अभी पत्री सर ने कहा ना, सुनते 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 सुनते, ये मैसेज दिया ना सर ने, सुनते 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 वो चीज हमें समझ में आती है और ऑटोमेटिकली वो हमारे डे टू डे की लाइफ का हिस्सा बन जाती है। तो इसीलिए अध्यात्म में श्रवण को बहुत महत्व दिया गया है, बोलने से भी ज्यादा श्रवण को महत्व दिया गया है, क्योंकि एक मुंह है, कान दो हैं। तो मैंने एक बार पत्री सर से कहा कि मैं बांसवाड़ा गई थी और वहां पे मुझे किसी ने अपना एक्सपीरियंस बताया। वो ध्यान नहीं करते, वो साईं बाबा को मानते हैं, और बहुत ही, एक होता है ना, कई लोगों को बहुत ही श्रद्धा विश्वास होता है, उस हद तक मानते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी वाइफ को कैंसर हुआ, तो उन्होंने जाके साई मंदिर में प्रसाद कराया कि थैंक यू गॉड, तूने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इतनी बड़ी चीज को हैंडल कर सकता हूँ। मैं तो सुन के हैरान हो गई कि शायद ध्यान करने से भी ये चीज आती है कि नहीं आती लोगों में। तो कितना उस मतलब आत्मा की अवस्था कितनी विकसित है जो ये ऐसा कर रही है। तो मैंने उनका एक्सपीरियंस सुना, तो मैंने वो सर को बताया। तो मैंने बोला कि सर, हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला ध्यान ही नहीं है तो ये क्या बताएगा, ये भी नहीं है। वो क्या पता वो आत्मा की स्थिति में है, वो क्या सीखने आई है, हो सकता है हमसे ज्यादा इवॉल्व हो वो। हम ध्यान कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम ही इवॉल्व हैं। वो सामने वाली आत्मा क्या पता पिछले कितनी तपस्या करके आई, कितनी इवॉल्व है। तो सर ने बोला कि जस्सी मैडम, जितना बोलना है ना उससे दुगना सुनना है, तब बैलेंस होगा। 2 कान हैं, एक मुंह है। आपने ये जो कहा ना कि हमें सुनना भी चाहिए, मैंने ऐसा बोला ना, सुनना भी चाहिए, तो उसी टाइम पत्री सर ने मुझे करेक्ट किया, हमें सुनना ही चाहिए। एक वर्ड डबल सुनना चाहिए, जितना बोल रहे हो उससे डबल सुनना चाहिए, तब बैलेंस होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हम सर के सानिध्य में सीखते हैं, तो लगता है कि हम सबके साथ शेयर करें। और एक और छोटा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूं, इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कभी हम इस भुलेखे में, इस भ्रम में ना रहें कि मैं तो सीनियर हो गया, मैं तो मास्टर हो गया, मैं तो 20 साल से कर रहा हूँ। नहीं, सामने वाले की क्या अवस्था है हम खुली आंखों से देख नहीं सकते। इसीलिए सर ने बोला नो जजमेंट। हमें इमीडिएटली जजमेंट आ जाता है सामने वाले को देख के। तो मैं अपने चाची के घर में गई थी उनकी डेथ सेरेमनी में, और वहां पे उनकी जो बेटियां हैं वो तो नॉनवेज नहीं खाती हैं, लेकिन उनके इन लॉज में चलता है और उनको बनाना पड़ता है। तो उसके हस्बैंड आए और बातें चीतें चल रही थी, तो मेरे मन में आया कि पाठ तो हो रहा है, बट मैंने सोचा कि कोई पूछेगा तो ध्यान के बारे में बताऊंगी। अभी ठीक है, ये क्या ध्यान करेंगे, नॉनवेज खाते हैं, थोड़ी छोड़ देंगे, ये एक थॉट आया। तो बातचीत हो गई, पाठ हो गया, सब हो गया। तो मुझे फिजियोथेरेपी कराने वो मेरा भाई लेके गया कि दीदी यहाँ पर बहुत अच्छा है, एक बार आप चलकर दिखाओ उसको। तो मैं गई और मेरे साथ वो भी गए। तो उन्होंने शेयर किया वहां पर जाके, मतलब मेरी कजन के जो हस्बैंड थे, कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, तो बहुत टेंशन में रहता हूँ, बहुत परेशान रहता हूँ, तो आप कोई ऐसा पॉइंट बता दो जिससे मुझे नींद आ जाए। तो उस डॉक्टर ने बोला, वो यंग था, उसने बोला आप ध्यान करो, ध्यान से आपको नींद आएगी। तो मेरा चाचा जी का बेटा कहने लगा, अरे ध्यान सीखना है तो जस्सी दीदी से सीखेंगे ना, फिर किसी और से क्यों सीखना है, तो चलो घर जाके ध्यान सीखते हैं। तो हम घर आ गए और आते ही उन्होंने मुझे कहा कि हमें ध्यान सिखाओ, ध्यान क्या होता है। वो नेचर ने मेरा वो भ्रम तोड़ा कि नो जजमेंट में कैसे रहना है। तो मैंने वहां पर ध्यान के बारे में बताया और उन्हें ध्यान सिखाया। और 7 उन्होंने मुझे बताया कि मैंने किसी से पूछकर, क्योंकि डॉक्टर्स आजकल बताने लगे हैं ध्यान करो, तो तनाव है तो ध्यान करो, तो ध्यान करना किसी से सीखा और सीख के सांसों के साथ में ध्यान करना शुरू किया। ध्यान करने से उनका बॉडी इतना एक्सपैंड हो गया कि उनको लगा कि ब्रह्मांड में वो ही हैं। वो इतना डर गए कि उन्होंने उससे पूछा, भाई ये क्या चीज है, तो उसको तो पता नहीं था। तो उसने बोला कि आप एनर्जी रिसीव नहीं कर पाए हो, आप ध्यान कम करो।
फिर एक बार उन्होंने ट्राई किया कि चलो आज करके देखता हूँ, तो बॉडी इतना हैवी हो गया कि जैसे पहाड़ हो जाता है। तो वो इतना डर गए कि मेरे साथ बहुत अजीब अजीब हो रहा है, तो ध्यान मेरे लिए नहीं है। तो उन्होंने ध्यान करना छोड़ दिया। फिर मैंने उनको 7 एक्सपीरियंसेस बताए, तो वो कहने लगे अरे यही तो हो रहा था, यही तो हो रहा था। और मैं डर गया, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मैंने छोड़ दिया। तो मैंने कहा अब तो आपको पता चल गया ना, तो अब ध्यान को बढ़ाओ। और एक चीज है आपको जो करनी है आज से, आप नॉनवेज छोड़ दो। अगर आप इस मार्ग में आगे जाना चाहते हो और आपको इतने सुंदर अनुभव हुए हैं, आप थोड़ा ध्यान करने से इतना अनुभव हो गया, नॉनवेज छोड़ दोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे। तो वो मेरा टूटा कि हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये क्या सीखेगा, ये क्या ध्यान को समझेगा। तो किसी से भी जजमेंट ना करें, अपना 100% हर समय दें। कौन आत्मा क्या सीखने आई है, किस लेवल पे है, हम नहीं जान सकते। सो इसलिए कर्म सिद्धांत में सभी सीख रहे हैं, सभी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सिद्धांत हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि हर आत्मा आगे बढ़ रही है। अभी ये वही आगे है ना, मैं समझ रही, हम क्या समझते हैं वो तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हर आत्मा अपनी यात्रा में आगे बढ़ ही रही है। और सही समय पे व्यक्ति को गाइडेंस मिल ही जाती है। जब समय आता है तो गाइडेंस मिल जाती है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, किसी को कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना है? अर्चना जी फिर हाथ उठाइए। क्या हुआ अर्चना जी? अनम्यूट करिए। नमस्ते मैम। एक्चुअली मैं कल का जो भी सेशन हुआ था पूरा मैंने कंटिन्यू देखा, उस चीज को सुना, मतलब सभी को लगातार, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं ये बताऊंगी कि जैसे कि जो भी लाइफ में मेरे चैलेंज थे, सफरिंग थे, चाहे जो भी था, लेकिन मैं भी साईं बाबा को बहुत तहे दिल से मानती थी, उनके इतने करीब आ गई कि बाबा ने मुझे ध्यान में आने के लिए बोला। जब मैं साई सचित्र को काफी टाइम से पढ़ रही तो उन्होंने मुझे ये चीज बोला कि आप मेरे निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करो और उसके लिए ध्यान आवश्यक है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा लगा। और आज मैं अपना जो भी बात मैंने बोला, थोड़ा समय ज्यादा लिया, इसके लिए मैं सॉरी बोलूंगी। और मतलब क्योंकि मतलब बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं, कम से कम अपनी बातों को मैंने रख पाई, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जस्सी मैम, थैंक यू नीता मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। अर्चना जी। हाँ अपर्णा जी, अनम्यूट करिए अपने को। अपर्णा मिश्रा। हाँ बोलिए। मैंने जो भी ध्यान में अभी तक सीखा है यहाँ पर, उसमें से मतलब मैं जैसे अब काफ़ी समय से अभी थोड़ा रिलेशनशिप को लेकर और थोड़ा और सब चीज़ों में बहुत परेशान, मतलब मेंटली बहुत एंजाइटी और गुस्से में रहती थी। तो मेरा ये प्रॉब्लम था जिसके आपका वजह से मैंने वीडियो नहीं सोचा मैं दिख रहा ध्यान में है, आऊँ तो मुझे थोड़ा आवाज ही बहुत कम आ रही है अपर्णा जी। ओके, हाँ जैसी अभी मैम, सुनाई दे रहा है? हाँ अभी सुनाई दे रहा है, अब बोलिए। हाँ, तो मैं ना जैसे पहले मैं जैसी थी ना, तो मैं बहुत मतलब अपने को काफ़ी नज़दीक पाती हूँ इन सब चीज़ों के, कि मैं बहुत जैसे फॉरगिवनेस भी थी और लोगों के साथ बहुत कंपैशन था, लव बहुत ज़्यादा था मतलब मेरे अंदर। लेकिन ये सडनली क्यों ये डिसअपियर, सडनली नहीं हुआ होगा, जब हुआ तो मैंने ध्यान नहीं दिया शायद, तो वो सब डिसअपियर हो गया। नाउ इवन मैं अपने को वापस जैसी मैं पहले थी वैसे वहां तक ले जाने के लिए मैं स्ट्रगल कर रही हूँ कि जैसे मैं पहले थी, मतलब मेरे अंदर जो भी कंपैशन तो खैर ठीक है, बट जो लव और अफेक्शन था लोगों के लिए इन जनरल, कोई ऐसा नहीं कि मेरे अपने लोगों के लिए था, इन जनरल, तो वो चीज़ें मेरे अंदर से क्यों डिसअपियर हो गई और क्यों अब मैं वो चीज़ वापस लाना चाहती हूँ तो ला नहीं पा रही हूँ। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत समय तक अगर ध्यान करूं तो शायद वो चीज़ें वापस आ जाएं। तो यही वजह है कि मैं ध्यान में लगातार लगी हुई हूँ। मुझे कोई एक्सपीरियंसेस नहीं होते, मुझे कोई मतलब जैसे कुछ स्पेशल चीज़ कुछ नहीं होती। देखिए व्हाट शुड आई डू? ध्यान ही करना है और कुछ नहीं है।
एक ही गोली है, ध्यान 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 ध्यान, और कोई गोली नहीं है, एक ही गोली है, ध्यान। उसी से सब होगा। और जब हमारे पास कुछ चीज होती है ना, तब हमें उतना कदर नहीं होता उस चीज का, लेकिन जब वो हाँ, चीज हमें दिखाई नहीं देती सही ना, बात है। कदर पता चलता है, तब हम उन चीजों को वापस मेहनत से पाते हैं, तो उनका वैल्यू पता चलता है कि उनका वैल्यू क्या है। सो ये सबकी लाइफ में ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ऐसा होता है। मेरे पास भी बहुत कुछ था, मुझे पता नहीं था, और फिर मेरे जीवन में जब चैलेंज आए, मैंने रास्ता ढूंढा, तो वही सब चीजें फिर वापस आ गई। वो बाहर कहीं नहीं जाती, रहती अंदर ही है, लेकिन हमें उनका वैल्यू पता चलता है फिर। तो ध्यान ही ध्यान है, ध्यान ही ध्यान है, ध्यान ही ध्यान है, और कुछ नहीं, ध्यान गोली ही नहीं। करूँ ना। ध्यान ज्यादा से ही ध्यान करूँ। जो भी होगा वो जी, पर्दा ध्यान से ही खुलेगा। ओके, थैंक यू जी। थैंक ओके यू। मैम, थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है या पूछना है? थोड़ा जल्दी से हैंड रेज करिए अगर कुछ पूछना है तो। नहीं, सबका सॉल्व हो गया मैडम। सबका सॉल्व हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। अभी सब रिव्यू कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू जी। थैंक यू मैम। चलिए, और किसी को नहीं पूछना है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। अमिता मैम, थैंक यू छत्तीसगढ़ टीम। थैंक यू जस्सी मैम, बहुत अच्छा लगता है। देखिए मंडे को मैं कल डरते डरते आपको भेजी, मैंने कहा कहीं मैम ये ना बोले मैं 3 दिन कुंभ में इतना बिजी थी, तुम मेरे को फिर 4th डे बुला रहे हो। थके थे, क्योंकि सारा दिन एक ये भी होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है ना, कि सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, कि क्या करना है, वो चलता रहता है। तो 12 बजे तक तो था ही। तो मैं आज ही घर आई सुबह में, 1 बजे तो घर पहुंची हूँ सफदरजंग से। अच्छा अच्छा। तो आके फिर मैं अपना खा पी के थोड़ा रेस्ट किया, लेकिन मैं उठने के बाद भी ना ऐसा लग रहा था कि आज वो एनर्जी फील नहीं हो रहा था। मैं सेशन लेने वाला एनर्जी जो होता है ना, वो इनसाइट्स भी नहीं आए थे। तो मुझे ठीक है, मैंने वसंता मैम को मैसेज किया, तो मैम कह रही है देख ले। मैं कहा अभी कोई आए ना आए, मुझे तो बैठना ही है, मुझे तो करना ही है, तो जो होगा देखा जाएगा। तो फिर धीरे धीरे सब ज्वाइन हो गए। मुझे भी जब मैं ध्यान कर रही थी तो बहुत सारे इंसाइट्स भी आए, और मुझे भी अच्छा लगा, तो एकदम मेरा एनर्जी बूस्ट हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि स्पिरिचुअल वर्क के लिए आप चाहे कितना थके हुए हो, आप चाहे किसी भी स्टेट में हो, आपको हमेशा यस करना है और स्टार्ट करना है। तो अपने आप मास्टर विल टेक ओवर। मैं भूल ही गई कि मैं थकी हुई थी, मुझे कुछ आ नहीं रहा था। वाह वाह, इतना अच्छा लगा।